हाय एवरीवन। आज हम ट्रू इंजीनियर की इस वीडियो से शुरू करेंगे आईओटी वन शॉट लेक्चर। एंड ये लेक्चर अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो आपका हर एक चीज़ क्विकली रिवाइज्ड हो जाएगा, हर एक टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये रिवीजन प्रोस्पेक्टिव वीडियो है। इसके अलावा आपको डिटेलिंग में देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल में देखेंगे, बट अगर आपको ब्रीफ आइडिया लेना है विद कंप्लीट डायग्राम्स एंड बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, डेफिनेशन वाइज, आप लोग यार ट्रू इंजीनियरिंग के अंदर आईओटी का पूरा प्लेलिस्ट है जो मैंने खुद पढ़ाया हुआ है। आप वो भी रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पे हमने शॉर्ट वीडियोस के साथ फुल डिटेलिंग में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर होगी बातें? यस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आईओटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं कंप्लीट। आपको अगर उससे कुछ भी पीडीएफ वगैरह लेनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा एंड साथ ही साथ नोट्स का भी लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप में सेंड करके वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात? ओके। आज का जो टारगेट है वो है वन शॉट लेक्चर का। यहाँ से हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आईओटी एंड फटाफट रिवाइज करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि आईओटी मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ही आसान है। जैसे अगर आप अपने घर में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, लाइक आपका टीवी, बिल्कुल ठीक है ना, आपका एसी, बिल्कुल ठीक है। एसी क्या हो रहा होता है, एसी को आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम एप्लीकेशंस। जो भी कंपनी का एसी है उसका एप्लीकेशन होगा एंड उससे आप डायरेक्टली उसको ऑपरेट कर सकते हो, उसका टेम्परेचर कम और ज़्यादा कर सकते हो। ऐसे ही कैमरेज है ना, कैमरा आप लोगों ने देखा होगा, यस, उसको आप अपने स्क्रीन या फ़ोन के अंदर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे एंड वहाँ से क्या देखोगे, पूरा एक्सेस ले सकते हो कि कहाँ कहाँ से क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है। और उसका स्टोरेज क्लाउड वगैरह पे होता है, बिल्कुल ठीक है ना, कैमरे का स्टोरेज, ये तो सभी को बेसिक फंक्शनलिटी पता होगी। इसी टाइप की सारी चीज़ें जो कि आपका, या फिर कहूँगा मैं, ह्यूमन एफर्ट्स कम से कम कर रही हैं, तो आईओटी वही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो आईओटी क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीपल डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कनेक्ट करेंगे एंड वो सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर देंगे। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर होगी चीज़ें? यस। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ चुकी है। तो आईओटी की अगर डेफिनेशन देखी जाए, आईओटी स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या इट इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर एवरी ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल है, हाँ। दूसरी डेफिनेशन ये है, द टर्म आईओटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू द कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ अ कनेक्टेड डिवाइसेस। जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, लाइक आपके फ़ोन से आपका कैमरा कनेक्टेड है, वो सब कनेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है। एंड वो सारी चीज़ें क्या कर सकता है, वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं एंड वो स्टोरेज कहीं ना कहीं क्लाउड में डेटा स्टोर करके रखेगा। एंड आप लोगों ने आजकल इस टाइप के कैमरे देखे होंगे जो कि नाइट विजन भी ले लेते हैं, डे विजन भी ले रहे हैं, साथ ही साथ उनका जो स्टोरेज है वो क्लाउड में 30 डेज तक सेव हो रहा है। एंड पुराना जो डेटा है, मान लो 31 डे अगर आ चुका है, तो पहले वाले दिन का डेटा वहाँ से इरेज हो जाएगा एंड नए वाले डे का डेटा वहाँ पे क्लाउड में फिर से स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से आप देखा जाए तो अनलिमिटेड स्टोरेज वाला जो फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे इस टाइप की देखने को मिल जाती है। तो नए टाइप के कैमराज में इस टाइप का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। अदरवाइज़ आप क्लाउड में एक्स्ट्रा परचेस करोगे एंड फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है हर साल, या फिर जितना यूज़ होगा कैमरे का स्टोरेज, दूसरी चीज़ वो भी हो जाती है। आपके ऊपर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप देखोगे रियल टाइम पे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये हेल्प होती हुई दिखेंगी एंड ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है, आईओटी की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, यस। आई थिंक आईओटी समझ में आ चुका है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि हाउ डज़ आईओटी वर्क, आईओटी एक्चुअली में किस तरीके से काम करती है। आईओटी में हमें रियल टाइम में डेटा को क्या करना है, एक्सचेंज करना है बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, और यू कैन से विद इन द नेटवर्क। लाइक अगर मैंने कैमरे को अपने फ़ोन से कंट्रोल किया है तो दो डिवाइसेस हो गए, यस, एक कैमरा हो गया, एक फ़ोन हो गया। तो उन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में किस तरीके से रियल टाइम पे वो डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसके पीछे अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जब हम आईओटी की वर्किंग की बात कर रहे होते हैं। आईओटी कंपोनेंट्स एक सेपरेट है, वो अलग चीज़ है, बट अगर वर्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्मार्ट डिवाइसेस पता होना चाहिए। स्मार्ट डिवाइसेस लाइक टेलीविजन्स, ठीक है, लाइक कैमरा सिक्योरिटी, यस, सिक्योर कैमराज वगैरह जो हमने देखा अभी, तो वो सारे डिवाइसेस स्मार्ट डिवाइसेस हैं। ठीक है, एंड हम वहाँ से क्या ले रहे होते हैं, डेटा वगैरह या इनपुट ले रहे होते हैं और वहाँ से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक आप सेंसर्स और एक्चुएटर समझ सकते हो, बट ये नॉर्मल डिवाइसेस हैं। ठीक है, क्लियर है। एंड वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, सो दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज़ अ स्मार्ट डिवाइसेस। यस। दूसरी चीज़, आईओटी की एप्लीकेशंस हो सकते हैं। अब आईओटी एप्लीकेशंस मीन्स सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, अब जहाँ से हम
ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कैमरा है मेरे पास एक डिवाइस, सो विद द हेल्प ऑफ IoT एप्लीकेशंस और यू कैन से कैमरे का जो भी एप्लीकेशन होगा मैं उसका यूज़ करूँगा, एंड वो कैसा होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और यू कैन से GUI बेस्ड होगा, मतलब हम एज अ वेबसाइट और एज अ एप्लीकेशन उसका यूज़ ले रहे होंगे। सो ये मेन 3 तरीके की वर्किंग है। एंड अगर मैं आपको इस तीनों का यूज़ बता दूं, जैसे कैमरे की एक बात समझते हैं, यहाँ पे कुछ कैमरा है एंड यहाँ पे आपका फ़ोन है। सो कैमरे के अंदर क्या होगा, डेटा आएगा, है ना, डेटा आएगा, रिकॉर्ड होगा, यस। सो वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करेगा, सेंसर्स के थ्रू, एंड वो जो भी डेटा आया, ठीक है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस इन द मोबाइल फ़ोन, और वो एप्लीकेशन हमें GUI वगैरह बेस्ड एप्लीकेशन होगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट वर्किंग है। एंड इस तरीके से आप कैमरे और फ़ोन के एप्लीकेशंस में और यू कैन से कैमरा और फ़ोन 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकते हो। सिंपल लग रहा है, यस। सो इसी तरीके से बात हो रही होती है, इसी तरीके से IoT वर्क हो रहा होता है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ते हैं IoT की टेक्नोलॉजीज़। तो IoT टेक्नोलॉजीज़ आप देखोगे तो एज कंप्यूटिंग, यस, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड एक और चीज़ मशीन लर्निंग्स। तो ये सारी क्या है, टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है। एज कंप्यूटिंग का मेन काम क्या होता है कि फटाफट रिस्पॉन्स दे रहा होता है, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन काम हो रहा होता है कि हम डेटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा काम हो रहा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। एंड मशीन लर्निंग क्यों भैया, क्योंकि मशीन लर्निंग में एट द एंड हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा को ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब डेटा ट्रेन हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स, एंड उस से हमें क्या मिल रहा होता है, एक प्रेडिक्टेड आउटपुट मिल रहा होता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ IoT में यूज़ हो रही होती हैं एट द एंड, ये समझ सकते हो आप, ठीक है। इनके बारे में जस्ट रीड करो और डिटेलिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सिंपल लग रहा है, हाँ भैया। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ IoT, ठीक है। अभी जो हमने पीछे देखा था वो IoT की वर्किंग के कंपोनेंट्स देखे थे। एक्चुअली में हम उसको और डिटेलिंग में देखेंगे, कंपोनेंट्स एक्चुअली में होते क्या हैं IoT के अंदर। सो IoT के अंदर अगर आप कंपोनेंट्स की बात करोगे तो मेजर यही 5 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ योर डिवाइस, और यू कैन से सेंसर्स और एक्चुएटर्स। सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर्स सेंस कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक आपका कैमरा सेंसर, ठीक है, जस्ट लाइक आपका फिंगरप्रिंट सेंसर्स जो आपका बायोमेट्रिक ले रहा होता है, लाइक फिंगरप्रिंट्स। एंड एक्चुएटर्स क्या कर रहे होते हैं, सेंसर्स इनपुट डिवाइस में सेंस कर रहे होते हैं, और एक्चुएटर्स उनमें क्या कर रहे होते हैं, एक्शन परफॉर्म करके हमें आउटपुट दे रहे होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, कैमरा सेंसर आपका फेस डिटेक्ट करेगा, यस, तो इनपुट उसने लिया आपका फेस एंड डिटेक्ट किया, सेंस किया, ठीक है। अब एक्चुएटर्स का काम क्या है, आपका फ़ोन अनलॉक करके देगा, मतलब एक्शन परफॉर्म करके देगा, आउटपुट मिलेगा वहाँ से। तो ये काम होगा आपके सेंसर्स और एक्चुएटर्स का, और उनको हम क्या कहते हैं, एक कंक्लूड टर्म में डिवाइसेस, ठीक है। दूसरा जो टर्म आता है विच इज़ कॉल्ड गेटवेज। गेटवेज को आप यहाँ पे इस तरीके भी समझा सकते हो, लाइक नेटवर्क्स, और यू कैन से कनेक्टिविटी। अब कनेक्शन 2 तरीके का पॉसिबल हो सकता है, वायरलेस कम्युनिकेशन और यू कैन से वायर्ड कम्युनिकेशन। सो ये 2 तरीके का है ना, आप देखोगे कनेक्टिविटी 2 तरीके की हो सकती है, कनेक्शन 2 तरीके के हो सकते हैं। सो ये काम हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड क्लाउड्स। सो IoT क्लाउड्स के अंदर हमने ये देख लिया था कि डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं कैमरे का एग्जांपल दूं, सो कैमरे में के अंदर आजकल ये टेक्नोलॉजी आ गई कि वो डेटा डायरेक्टली क्लाउड के अंदर स्टोर करके रख सकता है। एंड बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर 30 डेज़ का डेटा स्टोर होता है। अगर आप उसको ज़्यादा एक एडवांस में लोगे तो 1 साल का भी डेटा स्टोर करके रख सकता है, आपको बस क्लाउड की फ़ीस देनी पड़ती है साल साल की। तो ये सारा काम क्या हो रहा था, स्टोरेज का काम हो रहा था। क्लाउड के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, एंड जो भी हमने डेटा स्टोर कर रखा है हम उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं, यस। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है विच इज़ कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या कर रहा होता है, डेटा के अंदर कंप्लीट एनालिसिस हो रही होती है इसमें, ठीक है। एंड डेटा को हम किस तरीके से, किस फॉर्म में स्ट्रक्चर कर रहे हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चरिंग की भी यहाँ पे बात हो रही होती है। तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर कंप्लीट एनालिसिस होती है डेटा के ऊपर, एंड डेटा किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, किस तरीके से कंप्लीट मैनेजमेंट हो रहा है, तो वो इस कंपोनेंट के अंदर भी आप समझ सकते हो। IoT का एक और मेन कंपोनेंट ये है। एट द एंड यूज़र इंटरफेस, यस, यूज़र किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस। सो यूज़र इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यूज़र इंटरेक्शन, यस, एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, तो वो भी एज सिंपल एज दैट होना चाहिए, मीन्स GUI बेस्ड होना चाहिए एंड सिंपल होना चाहिए। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं IoT के। मेरे ख्याल से बात समझ में आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं विच इज़ कॉल्ड एडवांटेजेस, है ना। IoT के यार बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत ही सारे। फर्स्ट एडवांटेज है, यस, ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर लेता है, ठीक है। मान लो आप कहीं ऑफिस में हो एंड आपके घर में, मतलब आपको सबसे पहले कैमरा चेक करना है। सो आप घर जाके आदमी को नहीं चेक करोगे, आप सीधे फ़ोन में जाओगे, कैमरा चेक कर लोगे, ठीक है। आप घर जाओगे, फिर वहाँ मॉनिटरिंग करोगे घर से,
उससे बेस्ट क्या, आप ऑफिस में बैठे, ब्रेक है आपके पास, तो आप घर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑफिस से ही पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हो। क्लियर है? यस। सो कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, क्लियर है बात? यस। ऐसे रियल टाइम एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, और हम एकदम प्रेजेंट में, आज अभी जो काम चल रहा है उसी टाइम पे हम क्या देख सकते हैं, पूरा एक्सेस देख सकते हैं। तो ये सारा काम भी आप देख सकते हो, एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस हैं IoT के। यस। नेक्स्ट एडवांटेज है इमर्जिंग बिजनेसेस। तो बिजनेसेस में भी IoT का बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होता हुआ देखने को मिलेगा। बिजनेसेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड जो बात होगी डेटा एनालिटिक्स की भी, क्योंकि IoT का कंपोनेंट है ये। सो बिजनेस पर्सपेक्टिव एनालिसिस डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे भी IoT के मतलब देख सकते हो एमर्जिंग बिजनेसेस, और यू कैन से बिजनेसेस के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये IoT का एक अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिलेगा। ऐसी डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, यस, एंड उसमें कंप्लीट एनालिसिस की जा सकती है। सो दिस इज़ ऑल्सो एडवांटेज। एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकती है, टाइम कंज्यूम किया जा सकता है ना, टाइम बचाया जा सकता है। एंड दूसरी चीज़, कॉस्ट कम से कम लगेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे घर वहाँ से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस के रेडियस में, तो मैं ऑफिस से घर जाऊँगा, फिर मॉनिटरिंग करूँगा। उससे बेटर है कि मैं ऑफिस में बैठ के ही कैमरे को सीधा डायरेक्टली मॉनिटर कर सकूँ। तो आने जाने का एंड बहुत सारे और भी काम हो जाते हैं, तो उस टाइम से हम कह सकते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है, टाइम ऑप्टिमाइज हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सारे एडवांटेजेस आप बता सकते हो IoT के अंदर। सो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ क्लियर होते चले जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड IoT एंड M2M में क्या अंतर हैं एंड क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले वो भी जान लेते हैं, एंड ये दोनों टर्म्स क्या हैं वो समझते हैं। अभी तक हमने IoT के बारे में डिटेलिंग में देख लिया, यस, कि यहाँ पे दो डिवाइसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन क्या कर रहे होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा ये हमने IoT के अंदर देख लिया। M2M क्या है, मशीन टू मशीन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो भी यही होगा, एंड यहाँ पे भी कम्युनिकेशन दोनों तरीके से पॉसिबल है, वायर्ड और वायरलेस दोनों, ठीक है। तो लगभग सेम चीज़ है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट तो सेम है। बट दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि IoT जो है वो जनरलाइज है, मतलब हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। IoT को अगर मैं बड़ा स्ट्रक्चर मानूँ तो उसके अंदर छोटा सा पार्ट है एक M2M। M2M मतलब एक जनरल नहीं है, हर किसी के लिए नहीं होगा, बट ये स्पेसिफिक टास्क के लिए ही होगा, ठीक है। तो M2M मशीन टू मशीन कन्वर्जन या कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब हम कुछ छोटा मोटा टास्क या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बात कर रहे होंगे। तो ये दोनों में अंतर है, एंड बाकी समझते हैं और डेफिनेशन वाइज। सो IoT एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ M2M बाय कनेक्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस। यस, मैंने बिल्कुल बता दिया था आपको कि IoT जो टर्म है वो बहुत बड़ा टर्म है, एंड उसके अंदर छोटा सा पार्ट है, एक पार्ट है M2M। तो आप IoT को अगर बड़ा सर्कल से डिनोट करोगे तो उसके अंदर एक छोटा सर्कल M2M बता सकते हो, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ M2M। तो IoT क्या करता है, कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक है। एंड कनेक्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम ओवर द इंटरनेट, यस, इनेबलिंग दैम टू कलेक्ट डेटा, एक्सचेंज द डेटा विद द ईच अदर्स एंड विद सेंट्रलाइज सिस्टम्स। क्या बात समझ में आ रही है, सिंपल लग रहा है, यस। जबकि M2M की बात करें तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिटवीन द डिवाइसेस, एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन दोनों तरीके से भी हो सकता है, बिल्कुल जस्ट अभी हमने देखा था IoT के अंदर भी वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके का कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी लगभग वही सिमिलैरिटीज़ है, बट ये सिर्फ स्पेसिफिक टास्क करेगा, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो ये काम M2M का यही है, जबकि IoT का जो मेन टास्क है वो क्या है, जनरलाइज्ड है, वो सभी के लिए काम करेगा, ठीक है। सो IoT ऑफर इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस, बात समझ में आ रही है, and application beyond simple device to device communication such as data analytics, cloud services and user interaction या user interfaces। so इतनी सारी चीज़ें आप देखोगे IoT के अंदर होती हुई। जबकि बात करें M2M कम्युनिकेशन में तो जनरली फोकस रहता है स्पेसिफिक टास्क के लिए और स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, लाइक कंट्रोलिंग, मॉनिटर और डेटा कलेक्शंस वगैरह में आप इसका M2M में यूज़ देख सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क होगी, यहाँ पे जब बात करी जाएगी तो जनरलाइज सभी के लिए होगा। यहाँ पे आप क्लाउड सर्विसेज की बात देखोगे, यहाँ डेटा एनालिसिस एंड उसके मैनेजमेंट की बात देखोगे, यूज़र इंटरफेसेस की बात देखोगे, है ना। IoT में एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अभी हमने कंपोनेंट्स के अंदर देखा, एंड ये सारी चीज़ें समझी। क्या बात समझ में आ गई। अब आप बता सकते हैं IoT और M2M में डिफरेंसेस, यस बता सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड IoT एंड WOT के अंदर डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे WOT लिख लेना, लिखा नहीं है। तो IoT और WOT का मतलब है वेब ऑफ थिंग्स एंड IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब यही नाम समझ में आ रहा है, यहाँ पे वेब से रिलेटेड बात है, मतलब WWW से रिलेटेड बात हो जाएगी। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे लाइक HTTP प्रोटोकॉल्स एंड REST APIs वगैरह आ जाएंगी, तो यहाँ पे उनसे वेब रिलेटेड थिंग्स आ जाएंगी, और जबकि ये इंटरनेट रिलेटेड थिंग्स है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सो वेब एक्सटेंड द IoT कॉन्सेप्ट्स बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क्स दैट अलाउ दीज कनेक्टेड डिवाइसेस टू बी एक्सेस्ड एंड कंट्रोल यूजिंग द वेब टेक्नोलॉजीज। लाइन समझ में आ रही है, सिंपल है,
बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। IoT की बात करें तो IoT रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। ठीक है भाई, बिल्कुल हम दो डिवाइसेस के बीच की बात कर रहे हैं। एंड embedded with the sensors, softwares and other technologies to connect and exchange the data with other devices over the internet। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो IoT की डेफिनेशन है ये तो हम कब से ही समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। WOT में जो वही चीज़ होगी कि हम जो IoT की तरह ही यहाँ पे बात करेंगे, डिवाइसेस के बीच में ही कम्युनिकेशन हो रहा है, बट यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजीज़ का मेन रोल हो जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है वेब ऑफ थिंग्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वेब्स की बात होगी। यहाँ पे जो मेन की आइडिया है वो क्या है? द की आइडिया बिहाइंड WOT इज टू मेक द IoT डिवाइसेस एक्सेसिबल एंड इंटरऑपरेबल वाया स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स एंड इंटरफेसेस। अब स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने HTTP सुना होगा, विच इज़ कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, यहाँ पे वेब सॉकेट्स आप लोगों ने देखा होगा, रियल टाइम में अगर डेटा चेंज करोगे तो वेब सॉकेट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, सॉकेट IO वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। सो वो सब चीज़ें भी आपने देखी होंगी। एंड रेस्टफुल APIs का आपने यूज़ लिया होगा अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर, है ना, REST APIs, रेस्टफुल APIs, तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। एंड IoT की बात करें द प्राइमरी फोकस ऑफ IoT इज टू कनेक्टिंग एंड इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द फिजिकल डिवाइसेस, ऑफन विद द गोल ऑफ द कलेक्टिंग डेटा, मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन एंड द कंट्रोल। ठीक है, तो IoT के अंदर हम दो डिवाइसेस या दो फिजिकल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल करवा सकते हैं विदाउट द ह्यूमन इंटरेक्शन, तो ये IoT की बात हो रही होती है। विदाउट कह सकते हैं और मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन, है ना, तो इस तरीके से IoT हो रहा होता है एंड इस तरीके से WOT हो रहा होता है। तो आज हमने अभी तक ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी वो ये समझ ली हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे लेवल्स ऑफ IoT, एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाता है ना। एंड इसके ऊपर यार डिटेलिंग में मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सब मैं प्लेलिस्ट के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप एक एक करके वो सारी प्लेलिस्ट एज अ टॉपिक भी देख सकते हो, बट यहाँ पे हम एक कंप्लीट रिवीजन पर्सपेक्टिव वीडियो बना रहे हैं। सो ये वन शॉट वीडियो था, यहाँ पे हम जनरल बात करेंगे एंड डायग्राम से समझेंगे, क्योंकि लेवल्स जो है IoT के वो डायग्रामेटिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड थ्योरी पढ़नी है तो डेफिनेटली PDF और आप मेरी पुरानी सारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, सो मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे 6 लेवल आपको देखने को मिलेंगे, लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक, एंड सभी लेवल्स के कुछ ना कुछ काम है। तो सबसे बेसिक लेवल आपको लेवल 1 मिलेगा, एंड ऐसे बढ़ते चले जाएगा, कहीं पे कुछ चीज़ें इनहेंस होती हुई मिलेंगी, एंड जो लेवल 6 है वो सबसे ज़्यादा इनहेंस है एंड फुल्ली हर एक ब्रॉडर इकोसिस्टम के लिए, मतलब फुल्ली इंटीग्रेटेड है ये। ठीक है, लेवल 6, एंड यहाँ पे सिक्योरिटी और सारी चीज़ों की बात हो जाएगी लेवल 6 के अंदर। सो लेवल 1 यहाँ पे सबसे बेसिक लेवल है एंड लेवल 6 यहाँ पे सबसे अच्छा लेवल है। ठीक है, सो अब एक एक करके इन लेवल्स के डायग्राम देखते हैं एंड क्या क्या चीज़ें इनहेंस हुई हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 1 की अगर मैं बात करूँ IoT के अंदर, सो लेवल 1 में अगर आप लोग ये देखोगे तो यहाँ से समझ में आता है कि बेसिक कनेक्टिविटी की बात होगी। यहाँ पे डिवाइसेस के बीच में कनेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, एंड क्लाउड में यहाँ पे कोई भी खेल नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन देखोगे, वेब सर्विसेज देखो, नेटवर्क सर्विसेज देखोगे, कंट्रोलर, सेंसर और डिवाइस देखोगे, तो मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बस। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज योर लेवल 1। लेवल 2 के अंदर बात आ जाएगी किसकी? क्लाउड्स की भी। तो यहाँ पे डेटा सेंड भी कर सकते हैं, डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, और स्टोर कर देंगे उसको क्लाउड में। यस, तो डेटा क्या, डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड सेंड और रिसीव द डेटा। क्लियर है बात? तो लेवल 2 के अंदर आप इस तरीके से बता सकते हो। यहाँ पे डिवाइसेस, सेंसर्स और कंट्रोलर लोकल साइड रहेंगे, क्लाउड साइड आपको एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज और डेटाबेस सब आपको क्लाउड साइड देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करें लेवल 3 की, तो लेवल 3 भी सिमिलर टू लेवल 2 देखोगे, क्लाउड में इतना पार्ट आपको मिलेगा एंड लोकल में इतना पार्ट मिलेगा, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो नेटवर्क सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी। सो यू कैन से डिवाइसेस कैन रिमोटली कंट्रोल एंड मॉनिटर इन दी लेवल 3। ठीक है, तो लेवल 3 में हम ये चीज़ देखने को अंतर देखेगा जो कि लेवल 2 में यहाँ पे नहीं देखने को मिला था। ठीक है, सो यहाँ पे हम कहेंगे कि हम इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं डिवाइसेस को लेवल 3 के अंदर। बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एंड इनको ज़रा जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ फोकसली पढ़ोगे तो काम आसान है। लेवल 4 के अंदर क्या हो गया था? लेवल 4 के अंदर एनालिटिक्स वाला पार्ट एनहांस हो गया था। एनालिटिक्स मीन्स डेटा एनालिटिक्स। यस, बिल्कुल सही है, एनालिसिस करना यहाँ पे काम हो गया था, जो कि लेवल 3 के अंदर नहीं हुआ था। सो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर नोड अगर आप लोग देखोगे तो एक ऑब्जर्वर नोड आपको लोकल तरफ दिखेगी एंड दूसरी तरफ आपको क्लाउड की तरफ दिखेगी। सो यू कैन से इन लेवल 4 एडवांस एनालिटिक्स इनेबल डेटा ड्राइवन इनसाइट्स एंड ऑटोमेशंस। तो ये आप पॉइंट बना के यहाँ पे बता सकते हो। सो यहाँ पे एनालिटिक्स वाला पार्ट जो है बिकॉज ऑब्जर्वर नोड है, यस, एंड यहाँ पे वो काम हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली ये पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो बात है लेवल 5 की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर नोड भी है, बिल्कुल ठीक है, वो सब चीज़ें लेवल 4 की तरह यहाँ पे बिल्कुल दिखेंगी। बट लेवल 5 के अंदर क्या दिखेगा? यहाँ पे आप कंट्रोलर, सेंसर्स और कोऑर्डिनेटेड डिवाइसेस, यहाँ पे ये चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी जो कि लेवल 4 के अंदर यहाँ पे नहीं थी।
सो इट मीन्स कि लेवल 5 जो है वो लेवल 4 के अंदर एक और एनहांसमेंट लिया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एनालिटिक्स तो लेवल 4 से इंक्रीज़ हो ही गया था, तो लेवल 5 में वो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर नोड तो रहेंगी, बट साथ में क्या होगा, इंटीग्रेशन विद AI अलाउज फॉर प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज़ एंड एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज। सो यहाँ पे कंट्रोलर्स हैं, सेंसर्स, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर डिवाइसेस भी आ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट्स भी हम यहाँ पे देख सकेंगे कि मल्टीपल इंटीग्रेशंस हो सकता है। तो यहाँ पे प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज़ भी क्या हो जाएंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। लेवल 6 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर नोड है, तो इसका मतलब है हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6 में ये सारा काम हो जाएगा। बट साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोलर है, तो सेंट्रल कंट्रोलर यहाँ पे नहीं था लेवल 5 के अंदर एंड लेवल 6 के अंदर वो आ जाता है, जिससे कि हम बताते हैं कि कंप्लीट इकोसिस्टम बन गया है। एंड यहाँ पे हम मतलब ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज़्यादा देखेंगे एंड इंटीग्रेशन तो देखेंगे, क्योंकि लेवल 6 लेवल 5 के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ ये फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू अ ब्रॉडर इकोसिस्टम, और यू कैन से हम इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। एंड ब्लॉकचेन्स वगैरह में सिक्योरिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस चाहिए रहती है, तो वहाँ पे भी लेवल 6 का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो ये जो डायग्राम्स है लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक के, ये आपको पता होने चाहिए। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई है कि ऑब्जर्वर नोड का काम क्या है, यस, वो आपको लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक ये पॉइंट्स भी क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, विच इज़ कॉल्ड सेंसर्स। ठीक है, सेंसर्स क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे, एंड इसके बाद हम समझेंगे एक्चुएटर्स क्या होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सेंसर्स से अब यहाँ पे हम डिटेलिंग में डिस्कशन करने वाले हैं, एंड ये जनरली यूनिट 2 का पार्ट है। क्लियर है? यस। सो IoT सेंसर्स की अगर बात की जाए तो वो क्या होते हैं एंड उसकी डेफिनेशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। बट इससे पहले हमने सेंसर्स डिवाइस हैं, बिल्कुल वो हमने समझ लिया। ठीक है, बट अब एक्चुअली में क्या लिखना है वो देख लो। तो IoT सेंसर्स आर द पीसेज ऑफ हार्डवेयर। यस, बिल्कुल ठीक है, क्या है, हार्डवेयर के पीसेज है। ठीक है, दैट डिटेक्ट चेंजेस इन एन एनवायरनमेंट एंड कलेक्ट द डेटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइन है, जिससे कि आप इजीली सेंसर्स को डिफाइन कर सकते हो। यस, ट्रून के अंदर में ये जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं सेंसर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड ये आप लिख दोगे तो है काम आपका आसान। सो सेंसर्स यही है, क्या है, पीस ऑफ हार्डवेयर्स हैं जो कि डिटेक्ट कर रहे हैं चेंज, कहाँ से, एनवायरनमेंट से, सेंस करके। ठीक है, यस, एंड उन डेटा को कलेक्ट भी कर ले रहे हैं। यस, सो दे आर द पीसेज ऑफ एन IoT इकोसिस्टम्स दैट ब्रिजेस द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? क्या ये इतनी सिंपल दिख रही है? यस। So IoT sensors may detect things like temperatures, pressure, motion, and if they are connected to a network, so they can share the data within the network. क्या लाइन समझ में आ रही है? बहुत सिंपल लग रहा है? हाँ भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है। So this is actually the definition of the sensors. तो sensors की अगर definition लिखी जाए तो भाई इससे ज़्यादा सिंपल, इससे ज़्यादा प्रिसाइज, इससे ज़्यादा मीनिंगफुल शायद ही कुछ और डेफिनेशन हो। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ भैया क्लियर है। ठीक है भैया, समझ गए। तो अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो भैया टाइप्स ऑफ सेंसर समझ में आए तो और मज़ा है। तो आप लोगों ने बहुत सारे सेंसर्स जनरली सुने भी होंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेंसर सुना होगा विच इज़ कॉल्ड कैमरा सेंसर, जो कि आजकल आपके फ़ोन में फेस डिटेक्शन सेंसर और यू कैन से कैमरा सेंसर्स होते हैं, जो कि आपका फेस डिटेक्ट करता है एंड आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? यस। सो सेंसर्स का काम क्या है, जो भी डेटा उन इनपुट डेटा में क्या करेंगे, सेंस करेंगे। यस, एंड उसके बाद वो डेटा को कहाँ दे देंगे, मतलब आगे एक्चुएटर्स का काम आ जाता है। एक्चुएटर्स क्या कर रहे होते हैं, उन डेटा से एक्शन परफॉर्म करके आउटपुट जनरेट करते हैं। अब आउटपुट क्या है, कैमरा को सेंस किया, अब उसके बाद एक्चुएटर उसमें एक्शन परफॉर्म करेगा। क्या वो वही बंदा है कि नहीं जिसका फेस है? ठीक है, सो फेस डिटेक्ट हो गया, यस, कैमरा सेंसर से। अब अनलॉक करना है या नहीं करना है, एक्शन परफॉर्म एक्चुएटर्स के ऊपर है। सो अगर सेम फेस है तो फिर एक्सेस मिल जाएगा, फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यही एक्चुअल रोल है सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स का। ऐसे ही आपने टेम्परेचर सेंसर सुना होगा, बिल्कुल ठीक है, जो कि टेम्परेचर सेंस करके देगा। ठीक है, एंड ये जनरली टेम्परेचर सेंसर्स बहुत ज़्यादा आप लोग न्यूज़ वगैरह में भी सुनते होंगे, एंड आप लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे जो टेम्परेचर सेंसर्स पे वर्क करते हैं। ऐसी बायोमेट्रिक सेंसर्स मतलब आपके फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं, जो कि समटाइम्स अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशन चला रहे होते हैं जिसमें फिंगरप्रिंट्स की रिक्वायरमेंट है या पिन रिक्वायरमेंट है, लाइक आप अपना ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो UPI ID के थ्रू, तो उस सिनेरियो में लॉक जो लगता है वो बायोमेट्रिक सेंसर्स उसी को कहते हैं। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर्स और यू कैन से बायोमेट्रिक सेंसर्स वो एक ही चीज़ है। ऐसी प्रेशर सेंसर्स है, केमिकल एंड गैस सेंसर्स है। ठीक है, तो ये सब टाइप्स आप बता सकते हो। एंड ऐसे ही आप नेक्स्ट जो टाइप है विच इज़ कॉल्ड स्मोक सेंसर्स।
तो ये सारा पार्ट आप बता सकते हो टाइप्स ऑफ सेंसर्स के अंदर। एंड बहुत सारे टाइप्स के सेंसर होते हैं, ये जनरल सेंसर्स हैं जो कि आप लोगों ने सुने होंगे, कहीं ना कहीं इनका यूज़ लिया होगा एंड कहीं ना कहीं इनकी चर्चा आपने कहीं ना कहीं देखी ज़रूर होगी। सो इसीलिए मैंने लेक्चर को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने का ट्राई किया। सो मैं होप कर रहा हूँ कि समझ में आए होंगे। एंड आपके ऊपर है, आप जितने सेंसर्स लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स की। जनरली दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है। तो एक होती है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दूसरी होती है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड आपको इसी डेफिनेशन के थ्रू ये पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि वो स्टेडी स्टेट में वो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, चेंज नहीं होंगी, ठीक है। सो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वही चीज़ बता रहा होता है। तो दीज रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेंसर दैट रिमेन द कांस्टेंट अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस। क्या लाइन समझ में आ रही है? हाँ। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब हाउ एक्यूरेटली एंड प्रिसाइज द सेंसर्स मेजर्स अ क्वांटिटी विदाउट कंसिडरिंग द चेंजेस ओवर टाइम। तो हर ऐसा टाइम पे हम चेंजेस नहीं देखेंगे। ये क्या दे रहा होगा, एक एक्यूरेट एंड प्रिसाइज आपको रिजल्ट दे रहा होगा, ठीक है। यस। सो इसके एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन, लिनियरिटी एंड हिस्टेरिसिस, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो किसके, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के। एंड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज सेम देता है या वो वैल्यू सेम देता है जब हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट्स की, ठीक है। तो ये स्टैटिक का कैरेक्टरिस्टिक्स की आप डेफिनेशन बता सकते हो। अगर मैं बात करूँ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, सो ये हमें हर इनपुट क्वांटिटी में हर एक टाइम बाद हमें एक आउटपुट जनरेट करके देगा। तो ये डायनेमिक होता है नेचर वाइज। तो दैट्स व्हाई यू कैन से डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इनको बता सकते हो। So these can describe how a sensor responds, or you can say responds to changes in the input quantity over the time. Clear है? Yes. Dynamic characteristics focus on the sensor's behavior during transient और changing the conditions. ठीक है? तो जब भी छोटी मोटी conditions भी change हो रही हैं या input change हो रहा है तो उस सिनेरियो पे ये जो है वो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ये काम हो रहा होता है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। आप इस तरीके से बता सकते हो, इंक्लूडिंग the response time, settling time, overshoot bandwidths, frequency responses and drift. तो ये इंपॉर्टेंट बात है। And understanding the dynamic characteristic is crucial for assessing how quickly and accurate a sensors can detect and report changes in the measured quantity. So डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो कि यार एक्चुअली में जो सेंसर्स हैं वो अगर हम इनपुट क्वांटिटी को चेंज कर दें टाइम के हिसाब से, या तो फिर अगर जो मेरा एक्चुअल मतलब सेंस करते समय कुछ भी चेंज हो जाता है, कंडीशन चेंज हो जाती हैं या तो फिर बहुत सारे सिनेरियोज हो जाते हैं, तो उस केस में क्या हो रहा होता है, मेरा आउटपुट भी चेंज हो रहा होता है। एंड वो सारी चीज़ें हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज हमें टाइम टू टाइम सारे हमें आउटपुट भी डिटेक्ट करने होते हैं एंड सेंसर्स क्या एक्चुअली उस टाइम पे काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप डिटेल में बता सकते हो। एंड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ही लिया है, तो मेरे ख्याल से ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट सेंसर्स का वो भी आपको क्लियर हो चुका है इस लेक्चर के थ्रू। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ सेंसर्स के बारे में, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में डिटेलिंग में देखते हैं आज इस वीडियो के थ्रू भी। तो स्केलर एंड वेक्टर सेंसर्स होते हैं एंड 3 टाइप के अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे जनरली, तो पहला तो यही है स्केलर एंड वेक्टर। अगला जो टाइप है विच इज़ कॉल्ड एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स। देन नेक्स्ट जो 3rd नंबर का है विच इज़ कॉल्ड एनालॉग एंड डिजिटल सेंसर्स। तो ये आप जनरली 3 टाइप के क्लासिफिकेशन देखोगे सेंसर्स के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और यहाँ पे जो मैंने लाइन अटैच की है ये जस्ट 2 पॉइंट्स हैं एंड यही पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कट आइडिया दे देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर एंड वेक्टर सेंसर सबसे ज़्यादा आसान है, बिकॉज आप लोगों ने स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी सुना होगा। तो जस्ट लाइक वही चीज़ है, क्योंकि सेंसर्स में काम ही वही है। यस। तो स्केलर सेंसर्स जो बात करेगा, किसकी बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बात होगी, हम जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक्चुअली में क्या देख रहे होते हैं आप, एक चीज़ होती है डायरेक्शन एंड दूसरी चीज़ होती है मैग्नीट्यूड। तो क्या स्केलर डायरेक्शन वाइज होता है क्या? नहीं होता, वो वेक्टर होता है। तो इट मीन्स कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगा, जबकि वेक्टर की बात करें तो ये क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन भी डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे लिखा भी गया, स्केलर सेंसर्स मेजर सिंगल फिजिकल क्वांटिटी और यू कैन से द एक्चुअल मैग्नीट्यूड, ठीक है, लाइक द टेम्परेचर और अ प्रेशर। क्लियर बात। वाइल वेक्टर सेंसर्स मेजर मल्टीपल क्वांटिटीज एज वेल एज डायरेक्शंस। तो क्योंकि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होता है, अगर मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में आप मैग्नीट्यूड तो देखोगे विच इज़ कॉल्ड एक्चुअल द क्वांटिटीज़ एंड डायरेक्शन एज वेल। सो यहाँ पे आप देखोगे एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वगैरह आप देखोगे वेक्टर सेंसर्स के अंदर। तो ये सिंपल टर्म समझ में आ रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स के अंदर आप स्केलर समझाओगे एंड वेक्टर समझाओगे। स्केलर का मतलब समझ गए, यस,
वेक्टर का मतलब समझ गए, यस। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड एक्टिव सेंसर्स एंड पैसिव सेंसर्स। तो एक्टिव सेंसर्स ऐसे सेंसर्स होते हैं जिनको पावर रिक्वायरमेंट होती है, पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव सेंसर्स ऐसे सेंसर होते हैं जिनको एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है पैसिव सेंसर्स डू नॉट या डजंट रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स। तो पैसिव सेंसर ऐसे सेंसर होते हैं जिनको कि एक्चुअली में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है एक्सटर्नल पावर सोर्स की, एंड जनरेट द आउटपुट, और ये आउटपुट जनरेट कर देंगे इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है, क्लियर है बात, यस। तो बिना एक्सटर्नल पावर के ये क्या कर देंगे, आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। एंड जबकि मैं बात करूँ एक्टिव सेंसर्स की, सो वाइल एक्टिव सेंसर्स नीड पावर एंड एक्टिवली इमिट सिग्नल्स टू डिटेक्ट एंड मेजर द फिनोमेना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यस। नाम से क्लियर है, एक्टिव का मतलब है कि यहाँ पे हमें पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो एक्टिव सेंसर्स को पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एंड जबकि पैसिव सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल पावर रिक्वायरमेंट की नीड नहीं पड़ती है। एज सिंपल एज दैट, यही डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे में बताई गई है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि समझ गए हो। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड एनालॉग एंड डिजिटल सेंसर्स, एंड ये आपका लास्ट क्लासिफिकेशन का पार्ट है। अब एनालॉग के अंदर क्या है, जनरली कंटिन्यूशन आउटपुट सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ जो है मैंने आपको प्लेलिस्ट जो है ट्रू इंजीनियरिंग के अंदर मैंने प्रोवाइड करवाई है। सो अगर वहाँ पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स डिटेलिंग में देखोगे, क्योंकि वहाँ पे बढ़िया करके मैंने 9-10 मिनट का एक लेक्चर प्रोवाइड करवाया है, यहाँ पे तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट अगर आप वो देखोगे तो वहाँ पे आप तीनों चीज़ों के ग्राफ देखोगे, स्पेशली एनालॉग एंड डिजिटल के तो देखोगे तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कंटिन्यूस आउटपुट सिग्नल किस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो एनालॉग सेंसर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस आउटपुट दे रहे होते हैं, जबकि डिजिटल सेंसर्स की मैं बात करूँ तो ये आउटपुट हमें या तो 0 या तो 1 दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी वैल्यू हमें आउटपुट में मिल रही होती है। सो इट मीन्स 0-1 के फॉर्म में हमें आउटपुट मिल रहा होता है। सो एनालॉग सेंसर्स प्रोड्यूसेस द कंटिन्यूस आउटपुट सिग्नल्स proportion to the measured quantity, while the digital sensors convert the measurements into the discrete binary values for processing and transmission। क्या बात समझ में आ रही है, यस। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दिस इज़ द एक्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स। तो आई थिंक समझ में आ चुका है। अब जो नेक्स्ट चीज़ बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड IoT के एक्चुएटर्स, यस। सेंसर्स हम देख चुके हैं, अब एक्चुएटर्स देखते हैं। एक्चुएटर्स का काम कुछ नहीं है, हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है और कुछ नहीं। तो एक्चुएटर्स की अगर जनरल डेफिनेशन वाइज एकदम प्रिसाइज वे में डेफिनेशन देखें, जस्ट हमने अभी जो सेंसर्स का देखा था, एंड सेम सिनेरियो में अगर मैं एक्चुएटर्स की बात करूं तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ईजी है। सो एक बार रीड करो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एन एक्चुएटर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी इनटू द मोशन। तो एक्चुएटर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं मोशंस के अंदर, यस। क्योंकि हमें लास्ट में आउटपुट चाहिए और वो एक्चुएटर्स ही प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई यू कैन से एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनर्जी इनटू द मोशन। It does this by taking an electrical signal and combining it with an energy source। क्लियर है, यस। सो आप वर्किंग इसको बता सकते हो, वर्किंग जैसा पॉइंट है ये। इन एन IoT सिस्टम द एक्चुएटर्स कैन एक्ट ऑन डेटा कलेक्टेड बाय सेंसर्स। तो मैंने आपको जो बात बताई थी कि जो डेटा कलेक्शन होता है सेंसर्स में, तो एक्चुएटर्स है ना, समझ रहे हो, द एक्चुएटर्स कैन एक्ट ऑन डेटा कलेक्टेड बाय सेंसर्स टू क्रिएट एन आउटकम, और इट मीन्स कि हमें फाइनली ये आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा एज डिटरमाइंड बाय द chosen settings of the users। क्या बात समझ में आ रही है, यस। सेंसर्स क्या करेंगे वो समझ गए, एंड एक्चुएटर्स क्या करेंगे वो भी हम समझ चुके हैं डेफिनेशन के थ्रू। क्या बात समझ में आ रही है, सिंपल लग रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है। सो मेरे ख्याल से ये भी ईजी पड़ गया। अब नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स। जनरली बहुत सारे टाइप्स के एक्चुएटर्स हैं, मैंने डिटेलिंग में डिस्कस किए हैं, बट हम आज लेक्चर के अंदर 3 देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, फिजियो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, ठीक है। सो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड आप लोगों ने सुना होगा, तो यस उसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सो यूज प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड टू प्रोड्यूस द लीनियर और रोटेटरी मोशंस। क्योंकि एट द एंड क्या है, हमने देखा कि एक्चुएटर्स ऐसे डिवाइस है जो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मोशंस के अंदर। तो ये टाइप्स भी वही काम कर रहे होंगे, यस, एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होंगे मोशंस के अंदर। सो हमें एट द एंड मोशंस, तो हम ये समझ ही गए कि भाई काम तो होना ही होना, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में क्या हो रहा होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रेशराइज हाइड्रोलिक फ्लूइड, है ना, हम फ्लूइड्स वाला जो बात है, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के थ्रू क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मोशन प्रोड्यूस कर रहे होता है। वो मोशन लीनियर भी हो सकता है और रोटेटरी मोशंस भी हो सकता है। सो ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का काम है, एंड वाइडली एम्प्लॉयड इन हैवी मशीनरीज, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सर्फेसेस एंड कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट्स फॉर देयर हाई फोर्स कैपेबिलिटीज एंड प्रिसाइज द कंट्रोल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है फिजियो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स, यस। तो फिजियो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स, कोई भी एक्चुएटर हो हमें क्या दे रहा है, मोशन प्रोवाइड करवा रहा है, यस। तो इसका भी काम वही होगा, फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल टू जनरेट द मोशंस व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड्स।
क्योंकि फिजियो इलेक्ट्रिक की बात हो रही है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात होगी। यूटिलाइज्ड इन द प्रिसीशन पोजिशनिंग, नैनो पोजिशनिंग एंड वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम्स। समझ में आ गई ये चीज़ें? हाँ भैया समझ में आ चुकी है। सिंपल लग रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है। ऐसी न्यूमेटिक एक्चुएटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एयर से रिलेटेड हम क्या करेंगे, मोशन जनरेट करेंगे। तो यहाँ तीनों जगह पे आप टाइप्स देखो, चाहे एक्चुएटर्स की एक्चुअल डेफिनेशन देखो, तो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मोशन के अंदर। तो इसीलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यार तीनों में यही काम हो रहा है। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। सो न्यूमेटिक एक्चुएटर्स यूटिलाइज द compressed air to generate the motions commonly used in the industrial automation, robotics, HVAC systems for tasks like opening and closing valves for or moving the components। ठीक है, सो ये एक्चुअल आप डेफिनेशन या टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो डिटेल में। क्लियर है बात? आई थिंक ट्रू इंजीनियर से आपको इतना कुछ सीखने को मिल चुका है। हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। तो मेन फोकस है कि आप लोगों को एकदम प्रिसाइज वे में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दें। एंड एक और बात है, डिटेल में देखना है तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल नोट्स मिल रहे हैं एंड साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट भी मिल रही है। तो अब हम डिस्कस करते हैं IoT नेटवर्क्स एंड उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। सो जनरली आप लोगों ने नेटवर्क वाला पार्ट समझ लिया होगा, क्योंकि अभी तक हम अगर बात करें IoT की, सो IoT का मतलब भी वही निकल रहा है कि यहाँ पे दो डिवाइसेस और यू कैन से फिजिकल डिवाइसेस, बिल्कुल ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्लियर है बात? यस। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क्स की बात तो होगी ही होगी कम्युनिकेशन जब हो रहा है तो, यस डेफिनेटली। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के थ्रू, एंड साथ ही साथ हम टाइप्स के बारे में भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे सेल्यूलर नेटवर्क। सेल्यूलर नेटवर्क्स जो आपने फ़ोन्स के नेटवर्क देखे होंगे, लाइक 3G नेटवर्क्स, 4G नेटवर्क्स एंड 5G, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क्स हैं सेल्यूलर नेटवर्क्स, ये इनका जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि यार ये लोकल सिर्फ आपके रूम या आपके कमरे तक या आपकी बिल्डिंग तक प्रेजेंट होगा, ये ग्लोबली एकदम वाइड एरिया तक आपका प्रेजेंट होता है। सो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो और भी ज़्यादा क्लियर होगी आपको यहाँ पे। सेल्यूलर नेटवर्क लाइक 3G, 4G एंड 5G ऑफर ब्रॉड कवरेज। ये जो लाइन लिखी गई है ब्रॉड कवरेज मीन समझ में आ चुका है क्या है? यस, कि एरिया वाइज अगर हम देखा है या रेंज वाइज देखें सो काफ़ी ज़्यादा इसका रेंज होगा। एंड हाई बैंडविथ, हाई बैंडविथ का मतलब है स्पीड अच्छी होगी, ठीक है। एक होती है लो बैंडविथ, यस, मतलब उसका जो स्पीड है ट्रांसमिशन का, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा या स्लो होगा। जब हाई बैंडविथ की बात करी जाए मतलब उसका ट्रांसमिशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, है ना, और यू कैन से स्पीड अच्छी खासी होगी। बट देयर कॉस्ट एंड पावर कंजप्शंस लिमिट देयर यूजर्स फॉर बैटरी पावर्ड IoT डिवाइसेस। बट अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वाइड, सबसे ज़्यादा कवरेज एरिया वाइड है इसका, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, एंड हाई बैंडविथ है, स्पीड भी अच्छी खासी है। तो पावर मतलब यहाँ पे बैटरी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप कॉस्ट भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा लग सकती है। सो ये आप बता सकते हो सेल्यूलर नेटवर्क के अंदर। अगर हम दूसरा नेटवर्क देखें विच इज़ कॉल्ड LAN, विच इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, और PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, सो लगभग लोकली काम कर रहे होते हैं, यस। तो यहाँ पे हम देखें जो ब्रॉड कवरेज है वो यहाँ पे नहीं होती, ये लोकली है, तो छोटे कवरेज या बिल्डिंग्स के लिए या कैंपस के लिए और यू कैन से रूम वगैरह के लिए आप इसका यूज़ देखते हुए ज़्यादा देखोगे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाई बैंडविड्थ की बात तो होगी क्योंकि वाईफाई अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आप अपने घर पे भी देखते हो, वाईफाई में एक अच्छी खासी स्पीड आती है। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, LAN और PAN नेटवर्क सच एज ब्लूटूथ और अ वाईफाई। सो ब्लूटूथ और वाईफाई की रेंज आपको पता है लिमिटेड है ना। अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके बैठे हो, चाहे आपने ब्लूटूथ डिवाइसेस मतलब फ़ोन्स वगैरह से कनेक्ट किया या तो आपने हेडसेट से कनेक्ट किया या ब्लूटूथ वॉच से कनेक्ट किया है, तो उसकी एक छोटी सी रेंज होती है, ठीक है। वो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। एंड सेम वाईफाई, अगर आपके घर पे वाईफाई लगा होगा सो डेफिनेटली उसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। बट वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हाई बैंडविड्थ, मींस डेटा ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, बट हैव लिमिटेड कवरेज एंड स्केलेबिलिटी इश्यूज़। तो यहाँ पे कवरेज आपका बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ब्रॉड कवरेज नहीं होगा। और स्केलेबिलिटी इश्यूज़ का मतलब ये है कि अगर ये छोटे एरिया के लिए वर्क कर रहा है तो बड़े के लिए ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्केलेबल मतलब यही होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बढ़ा दें उसकी, है ना, तो उस टाइम पे क्या वो परफेक्टली वर्क करेगा? तो नहीं करेगा। ये लोकल एरिया नेटवर्क है, सो अगर इसकी रेंज बढ़ा दी जाए तो ये वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, और कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। उससे बेटर है फिर वैन वगैरह जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाइड एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये आप IoT नेटवर्क्स के अंदर बता सकते हो।
नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड LPWAN, एंड LPWAN का नाम है लो पावर्ड, है ना, वैन्स। क्लियर है? वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, यस। सो लाइक NB-IoT एंड LoRa वैन्स आर सुटेड फॉर रिमोट एंड लो पावर एप्लीकेशंस। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो मेरे ख्याल से ये आपको पता होगा, एंड अभी हम और डिटेलिंग में देखेंगे कि LoRa वैन्स क्या होते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो लो पावर है। LP का पूरा नाम ही क्या है? लो पावर। लो पावर कंजप्शन मतलब यहाँ पे जो बैटरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई लग रहा था सेलुलर के अंदर, सो उसको ओवरकम कर दिया लो पावर। यस। तो आप LP वैन्स के बारे में मेरे ख्याल से बता सकते हो। ऐसी मैश प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो मैश प्रोटोकॉल्स जनरली लाइक ZigBee, Z-Waves, RFID एक इम्पॉर्टेंट बात है, एंड इसके ऊपर हम अभी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चर्चा करेंगे कि RFID क्या है। आर डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स विद अ स्पेसिफिक यूजेस इन इंडस्ट्रीज, होम ऑटोमेशन एंड एसेट ट्रैकिंग सेक्टर्स। तो मैश प्रोटोकॉल्स यही होता है। क्लियर है बात? यस। ZigBee के बारे में डिटेलिंग में देखेंगे, RFID के बारे में डिटेलिंग में देखेंगे, तो मेरे ख्याल से ये पार्ट भी क्लियर है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड IoT नेटवर्क्स प्रोटोकॉल्स। तो देखो यार, प्रोटोकॉल्स का एक सिंपल सा वर्ड है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स का मतलब यही होता है। अब IoT नेटवर्क हमने देख लिया, अब अगर उसमें कुछ रूल्स वगैरह सेट कर दिए जाएँ तो वही होगा प्रोटोकॉल्स। यस। एंड यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे, अभी वो भी समझेंगे। तो जस्ट लाइक दिस, तो आर्किटेक्चर्स अगर देखेंगे तो आप सेंसिंग, नेटवर्क एंड डेटा प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशंस, ये 4 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी आराम से देखेंगे, बट ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है एंड इंपॉर्टेंट है। सो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स और यू कैन से द IoT इन्वॉल्व्स रियल टाइम कनेक्टिविटी ऑफ सेंसर डिवाइसेस टू द वेब, ठीक है। IoT डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर्स यूजिंग द IoT नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अब IoT डिवाइसेस किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, जब हम ये आपको जस्ट थोड़ी देर पहले IoT नेटवर्क समझा रहा था मैं, कि नेटवर्क के बिना कुछ भी काम हो सकता है क्या, कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? नहीं, डेटा एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड प्रोटोकॉल्स उसमें वही सारा काम भी कर रहे होते हैं कि यार प्रोटोकॉल का भी मेन इंपॉर्टेंट बात होता है कि अगर आपने रूल सेट नहीं कर रखे तो भाई फिर कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई यू कैन से IoT डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द IoT नेटवर्क प्रोटोकॉल्स दैट गवर्न द डेटा एक्सचेंज। लाइन समझ में आ रही है? डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैव बीन डिजाइंड टू अकोमोडेट द वाइड वेराइटीज ऑफ IoT डिवाइसेस अवेलेबल। द आर्किटेक्चर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। तो अगर हम इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो प्रोटोकॉल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो इसका 4 लेयर के साथ है, सेंसिंग लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा प्रोसेसिंग लेयर एंड एप्लीकेशंस लेयर। एक एक करके इनके लेयर्स के बारे में डिटेलिंग में देखते हैं। सो सेंसिंग लेयर के अंदर क्या होगा? डेटा कलेक्ट होगा, यस, फ्रॉम द हार्डवेयर्स, यस, एंड हमने देखा था सेंसर्स और एक्चुएटर्स, बिल्कुल ठीक है। तो सेंसिंग लेयर यही कर रही होगी, सेंस कर रही होगी और डेटा कलेक्ट कर रही होगी, बिल्कुल ठीक है। कहाँ से? सेंसर्स और एक्चुएटर्स से, बिल्कुल ठीक है। तो सेंसिंग लेयर का काम यही है। नेटवर्क लेयर का काम क्या है भाई? कि नेटवर्क का मेन काम क्या होता है? कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाना, यस। तो यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन हमने देखा था लाइक सेलुलर से हो सकता है, वाईफाई से हो सकता है, ब्लूटूथ से हो सकता है, ZigBee से हो सकता है। तो ये नेटवर्क लेयर का काम है। नेटवर्क लेयर फैसिलिटेट्स डिवाइस कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लियर होगी बातें? बहुत ज़्यादा सिंपल, दो लाइन है, ईजी है। एंड सेम डेटा प्रोसेसिंग क्या करवा रही होगी डेटा प्रोसेसिंग लेयर? तो इसका जो काम है वो यही है कि पूरी डेटा में एनालिसिस करना, पूरे डेटा एनालाइज करना, एंड यहाँ पे मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है जिससे कि यार पूरा एनालिसिस आसान हो जाता है, ठीक है। मशीन लर्निंग्स मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ ले रहे होते हैं फॉर डेटा प्रोसेसिंग। क्लियर है बात? सो ये जो लेयर का काम है, मोस्टली ये लेयर का काम यही है कि डेटा को कम्प्लीटली प्रोसेस करना, एनालाइज करना एंड कंप्लीट मैनेज करना, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो इस लेयर का काम है। नेक्स्ट जो लेयर है विच इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर एट द एंड हमें इन दी यू कैन से एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर से हम यूज़र किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा होता है वो इसका काम होता है। सो द एप्लीकेशन प्रेजेंट्स प्रोसीड डेटा थ्रू द वेब, पोर्टल्स, एप्स और इंटरफेसेस फॉर यूज़र इंटरेक्शन एंड द विजुअलाइजेशन। मेरे ख्याल से ये पार्ट भी समझ में आ चुका है। तो अभी हमने ये देखा सेंसिंग लेयर का क्या काम है, नेटवर्क लेयर का क्या काम है, डेटा प्रोसेसिंग लेयर का क्या काम है एंड एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है। इनमें से एक भी बात मेरे ख्याल से किसी को कुछ टफ लग नहीं रही होगी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मैंने समझाया। तो अब हम बात करेंगे IEEE के बारे में, ठीक है। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, एंड इसी के साथ हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे यहीं पे IEEE से रिलेटेड। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगेगा बहुत सारी चीज़ें लाइक ZigBee, IEEE 802.15.4 एंड
जो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड 6 लो पैन। तो इनके बारे में हम अभी बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में एंड ईजी एक्सप्लेनेशन देंगे सो दैट कि सभी को ये पार्ट समझ में आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल IEEE स्टैंडर्ड्स क्यों बनाया गया है? फॉर लो रेट वायरलेस नेटवर्क के लिए, ठीक है। लो रेट मतलब कि यार डेटा ट्रांसफ़र तो होगा बट स्लो स्पीड के साथ होगा, ठीक है। वायरलेस का मतलब क्या है? देखो यार, कम्युनिकेशन पॉसिबल होने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो वायर्ड कम्युनिकेशन हो या तो वायरलेस कम्युनिकेशन हो। सो IEEE जो है वो स्टैंडर्ड किसके लिए बनाया गया है? वायरलेस नेटवर्क्स के लिए बनाया गया है। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम कोई भी ईथरनेट केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली वायरलेस कम्युनिकेशन करेंगे एंड उसका पूरा नेटवर्क होगा। सो लो रेट वायरलेस नेटवर्क्स आप IEEE के बारे में बता सकते हो। अब IEEE 802.15.4 जो है वो स्पेशली किसके लिए? वायरलेस नेटवर्किंग के लिए। 15.4, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके IEEE स्टैंडर्ड्स रहेंगे बट जो स्पेशली 802.15.4 ये IoT में आपको पढ़ना है क्योंकि ये वायरलेस नेटवर्किंग का पार्ट है, ठीक है। यस, सो 802.15.4 इज़ अ वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड फॉर लो पावर्स। क्यों बनाया गया है? लो पावर के लिए, लो डेटा रेट के लिए, एप्लीकेशन ना पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो ऐसे एप्लीकेशंस जो कि हम पैन के लिए या यू कैन से लोकली यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो लो पावर मतलब यहाँ पे हमारा पावर कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। सो पावर कम से कम यूज़ होगा एंड डेटा रेट भी कम से कम होंगे, मतलब स्पीड भी कम से कम यूज़ होगी। सो एम्बेडेड सिस्टम्स वायरलेस सेंसर्स नेटवर्क्स, इट इज़ नोन फॉर इट्स लो पावर कंजप्शंस, एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ, मैश नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सो इसीलिए हम इसका यूज़ ले रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लो पावर कंजप्शन करता ही है, बिल्कुल ठीक है। पावर अच्छी खासी यूज़ नहीं करेगा, कम से कम यूज़ करेगा तो अच्छी खासी पावर बचेगी, ठीक है। बैटरी लाइफ भी एक्सटेंड रहेगी, है ना। और मैश नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ और कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। सो ये स्टैंडर्ड है, क्लियर है बात? ये स्टैंडर्ड है IEEE 802.15.4। स्टैंडर्ड समझते हो? यस, ओके। सो दिस RF बेस्ड टेक्नोलॉजीज ऑपरेट ऑन वेरियस फ्रीक्वेंसीज such as 2.4 GHz band while supporting data transmission rate up to 250 kilobyte per seconds। अब आप लोगों ने 2.4 GHz सुना होगा अगर आप अपने घर पे वाईफाई देख रहे होंगे। सो वहाँ पे रेंज आती है एक 2.4 GHz की एंड एक रेंज आती है विच इज़ कॉल्ड 5 GHz की। सो अब ये क्या है भाई? लो रेट है यहाँ पे, डेटा जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, या फिर यू कैन से कि ट्रांसमिशन स्पीड थोड़ी स्लो होगी क्योंकि यहाँ पे लो पावर कंजप्शन भी है। तो इसीलिए यहाँ पे 2.4 GHz बैंड की बात की जाती है, ना कि 5 GHz बैंड की, ठीक है। क्लियर है बात? यस। एंड इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 250 KB पर सेकेंड। IEEE 802.15.4 ऑल्सो ऑफर्स रोबस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी। अब यहाँ पे सिक्योरिटी की भी बात बहुत सही तरीके से हो रखी है। लाइक आपका नेटवर्क के अंदर डेटा अगर सेंड हो रहा है ना, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है नेटवर्क के अंदर डेफिनेटली। सो उस सिनेरियो में नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यस, तो यहाँ पे कुछ इनक्रिप्शन मेथड्स यूज़ करी जाती है लाइक AES, यू कैन से एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। ये मेरे ख्याल से सभी लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के वाले पार्ट में सुना होगा, AES और DES, ठीक है। DES है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड और AES है एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं सो दैट कि जो हैकर है और जो अटैकर है वो ईजिली जो भी ये डेटा नहीं स्टोर कर सकता या ना डेटा चेंज कर सकता है। To ensure secure communication between the communication devices within a PAN ecosystems और you can say personal area network ecosystems, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाली बात भी कवर है, ठीक है। क्लियर हो गई बात है? यस। तो ये क्या था? IEEE 802.15.4 था। अब 6 लो पैन क्या है? 6 लो का पैन का मतलब क्या है? 6 का मतलब यहाँ पे होगा IPv6, ठीक है। IPv6 यस इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसकी वर्जनिंग 6 है। बहुत सही, सही सुन रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लो पैन, ठीक है भाई, लो का मतलब है लो पावर, ठीक है। W पैन मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क आप इसको बता सकते हो। अब यहाँ पे हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात देखी कि ये लो पावर है। लो पावर मतलब कि यहाँ पे पावर कंजप्शन हाई नहीं होगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात है बैटरी सेव रहेगी, ठीक है। दूसरा, पर्सनल एरिया के लिए ये यूज़ होने वाला है। एंड तीसरा, ये भी क्या है? वायरलेस है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये रिलेटेबल है IEEE 802.15.4 से? यस, क्योंकि वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स हैं एंड क्यों बनाए गए हैं? लो रेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। 6 लो पैन क्या है? यहाँ पे IPv6 आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वर्जनिंग 6 है उसकी,
साथ ही लो पावर है, बिल्कुल ठीक है, एंड वायरलेस है एंड PAN के लिए यूज़ हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे हो? यस। सो इज़ अ लो पावर वायरलेस मैश नेटवर्क वेयर एवरी नोड, अब यहाँ पे नोड्स जो डिनोट हो रही हैं वो कुछ इस प्रकार डिनोट हो रही हैं। नोड्स का मतलब आप कह सकते हो सारे डिवाइसेस, और यू कैन से यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क, ठीक है, क्लियर है बात? सो हम इनको नोड्स कहेंगे, ठीक है। सो वेयर एवरी नोड हैज़ इट्स ओन IP एड्रेस, ये तो बात सही है भाई, हर एक नोड, हर एक सिस्टम का क्या होगा, एक IP एड्रेस होगा। नोड्स, यूजर्स और यू कैन से मशीन्स और यू कैन से होस्ट मशीन या सिस्टम्स कह सकते हैं, तो उनका IPv6 हेडर या IPv6 एड्रेसेस होंगे। यस, दिस अलाउ द नोड टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द इंटरनेट यूजिंग द ओपन स्टैंडर्ड्स। क्या लाइन समझ में आ रही है? तो यही है भाई 6 लो पैन, शॉर्ट एंड सिंपल वे में यही है, क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड ZigBee। अब ZigBee जो है वो किसके ऊपर बना हुआ है? IEEE स्टैंडर्ड से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है, बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसी पे ही बनी है। सो इसका मतलब है कि लगभग 802.15.4 के अंदर वायरलेस था एंड साथ ही साथ ये लो रेट था, तो ZigBee में लगभग भी वही चीज़ होने वाली है। तो ZigBee इज़ अ स्टैंडर्ड बेस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी डेवलप टू इनेबल लो कॉस्ट, लो पावर, वायरलेस, मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये टर्म समझ में आ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड है IEEE 802.15.4 एंड उसी के बिहाफ पे सारी चीज़ें बनी हुई है। तो ZigBee क्या है? यस, ZigBee भी वही है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है एंड ये किस में बना हुआ है? लो कॉस्ट पे, लो पावर के लिए बना हुआ है एंड मेन इंपॉर्टेंट बात ये IoT एंड M2M नेटवर्क्स के लिए बना हुआ है, क्लियर है? IoT और M2M का डिफरेंस हमने पहले ही अभी देखा हुआ है, ठीक है। सो ZigBee is based on the Institution of Electrical and Electronics Engineer, you can say IEEE standards। तो ZigBee किस पे बेस्ड है? IEEE पे। तो ये लाइन मैंने पहले ही बता दी थी एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इनमें डिफरेंसेस भैया बता दो, तो डिफरेंस यही है भाई, ZigBee जो है किसके ऊपर बना हुआ है? IEEE स्टैंडर्ड्स है ना, उसी पे बेस्ड है। यस, सो ZigBee इज बिल्ट फॉर कंट्रोल एंड सेंसर्स नेटवर्क on the IEEE 802.15.4 wireless standard for wireless personal area network, or you can say WPANs. The ZigBee WPANs operate on 2.4 GHz। yes, इसकी स्पीड भी कम है क्योंकि लो रेट्स हैं, बिल्कुल ठीक है, एंड 900 MHz और यू कैन से 864 MHz की यहाँ पे फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाती है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी कि ZigBee का भी क्या रोल है, ठीक है। तो हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में 6 लो पैन, ZigBee एंड साथ ही साथ IEEE 802.15.4 समझ लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट है। सो एक बार ये डिफरेंसेस क्लियर करते हैं IEEE 802.15.4 और ZigBee के बीच में। अब IEEE एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया, इट वॉज क्रिएटेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और यू कैन से IEEE फॉर व्हाट? फॉर लो रेट पर्सनल एरिया नेटवर्क, एंड ये क्या? वायरलेस, ठीक है, क्लियर है? यस। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, अगर आप लोग IEEE पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। एक IEEE बना होगा वायरलेस के लिए, एक वायर्ड के लिए, एंड यहाँ पे जो 802.15.4 है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये सब लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। ये कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने बताया हुआ है, ओके। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड ZigBee। सो ZigBee क्यों बनाई गई है? तो इट वॉज क्रिएटेड बाय ZigBee अलायंस। तो ZigBee किसने क्रिएट करी है? ZigBee अलायंस ने, एंड किसके ऊपर बेस्ड है? IEEE 802.15.4 के ऊपर बेस्ड है। ये लाइन लिख दोगे तो भाई यहीं पे डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है IEEE 802.15.4 फोकस ऑन लोअर 2 लेयर्स। सो अगर वैसा ही मॉडल की बात करी जाए तो ये फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे बेस्ड है, ठीक है। एंड अगर ZigBee की बात करी जाए तो ZigBee अलायंसेस एम्स टू प्रोवाइड द अपर लेयर्स। तो अगर हम अपर लेयर की बात करें वैसे मॉडल की, लाइक नेटवर्क एंड एप्लीकेशन लेयर पे ZigBee बेस्ड है। क्या बात समझ में आ रही है? यस, तो IEEE 802.15.4 जो है वो आपकी लोअर लेयर पे काम हो रही, लाइक फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, एंड जबकि ZigBee की बात करें तो अपर लेयर नेटवर्क एंड एप्लीकेशंस लेयर, ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं। एंड IEEE 802.15.4 का जो मेन पर्पस है वो क्या है? कम्युनिकेशन करना बिटवीन 2 डिवाइसेस, ठीक है। ZigBee की बात करें तो इट मेन पर्पस इज टू क्रिएट अ नेटवर्क टोपोलॉजी एंड ऐड फीचर्स सच एज सिक्योरिटी, एनक्रिप्शंस, एसोसिएशंस एंड द अपर लेयर एप्लीकेशन सर्विसेज। देखो यार, सिक्योरिटी की बात तो यहाँ पे भी हुई है, बट यहाँ पे जो मेन बात है वो क्या है? अपर लेयर एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ZigBee के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको IEEE 802.15.4 क्लियर है, ZigBee क्लियर है एंड 6 लो पैन क्लियर है। तो अब हम बात करने वाले हैं NFV के बारे में। यस, तो NFV देखना
थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड NFV और यू कैन से वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं। एंड मैं आपको इतनी ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। यस, तो ट्रूंजे के अंदर ये तो आपको पता ही होगा कि हम अभी तक इतना पार्ट क्लियर कर चुके हैं, सो आगे का पार्ट भी कवर कर लेंगे फटाफट। सो NFV का सबसे पहले पूरा नाम है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशंस। अब वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है, एंड इसको आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ोगे वर्चुअलाइजेशन टर्म किसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग में। यस, जिसका भी क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है तो वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखेगा। अब वर्चुअलाइजेशन का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं उनको मैं रिप्लेस कर दूँ वर्चुअल मशीन से। यस, ठीक है, उनको क्या रिप्लेस कर दूँ विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन्स। क्लियर है बात? यस। अब मान लो मेरे पास एक सिस्टम है और उसको मैं मशीन कहूँगा या होस्ट मशीन कहूँगा, कुछ भी कहूँगा। उसी के अंदर मैं अगर वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल कर लूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे ऐसे वर्चुअल मशीन्स मैं रन कर सकता हूँ एक ही सिस्टम के अंदर। सो उसी को मैं कहूँगा कि मैंने वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे कर लिया, अचीव कर लिया, ठीक है। क्लियर है बात? तो अब देखो, मेरे को नया मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो एक ही सिस्टम है, उसके अंदर सपोज विंडो इंस्टॉल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं वर्चुअल मशीन के थ्रू क्या करूँगा, उसमें मैक OS चला सकता हूँ, लिनक्स चला सकता हूँ। सो मैं एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता हूँ। क्लियर है? अगर मेरे को हार्डवेयर खरीदने होते तो मेरे को 3 मशीन्स खरीदनी पड़ती, ठीक है। एंड यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन में वो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। हम उनको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन्स काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता। मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, वर्चुअल मशीन्स डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब देखो, सिंगल मशीन है तो एक CPU है, ठीक है, एक मशीन के अंदर में मोस्टली CPU है, प्रोसेसर है, तो वो भी क्या होगा, शेयर होगा सारी वर्चुअल मशीन्स के अंदर। तो थोड़ा काम स्लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं 3 सेपरेट मशीन लूँगा, तीनों में अलग अलग काम करूँगा, तो वो फास्ट रहेगा, बट वहाँ पे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। बट वर्चुअलाइजेशंस का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसको कन्वर्ट कर दें सारे हार्डवेयर्स को वर्चुअल मशीन्स के, जिससे मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए एंड काम भी मेरा आसान से हो जाए, ठीक है। क्लियर है? हाँ भैया, तो यही कॉन्सेप्ट है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जितने भी हार्डवेयर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो हार्डवेयर हो सकता है राउटर हो, यस, है ना, और बहुत सारे डिवाइसेस हार्डवेयर्स हो सकते हैं। तो उन सभी को मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट कर दूंगा किस में, वर्चुअल मशीन्स में, एंड मैं डायरेक्टली उसका यूज़ ले लूँगा। तो फिजिकल डिवाइसेस को मैं रिप्लेस करूँगा विद वर्चुअल मशीन्स, एंड यही मेरा कॉन्सेप्ट है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन का। बात समझ में आ रही है? सिंपल है? हाँ भैया। तो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ अ नेटवर्क एप्लीकेशन हार्डवेयर। तो जितने भी अप्लाइंसेज है, हार्डवेयर अप्लाइंसेज है, उन सबको क्या कर दूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा विद वर्चुअल मशीन्स। क्या बात समझ में आ रही है? क्या जब से हम यही समझ रहे हैं? यस। तो वर्चुअल मशीन से मैं क्या कर दूंगा, उन सबको रिप्लेस कर दूंगा। NFV अलाउ फॉर द सेपरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज फ्रॉम डेडिकेटेड हार्डवेयर सच एज राउटर्स एंड द फायरवॉल्स। तो जितने भी हार्डवेयर्स हैं उनका मैं क्या करूँगा, नेटवर्क हार्डवेयर्स और यू कैन से उन सब का मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, उन सबका सेपरेशन कर सकता हूँ। सो दिस सेपरेशन मीन्स नेटवर्क ऑपरेशंस कैन प्रोवाइड न्यू सर्विसेज डायनेमिकली विदाउट इंस्टॉलिंग द न्यू हार्डवेयर। तो मुझे नया हार्डवेयर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली वर्चुअल मशीन्स या फिर NFV का कॉन्सेप्ट यही कह रहा होता है कि उन हार्डवेयर से मैं कॉस्ट रिड्यूस करके डायरेक्टली अपना काम कर सकता हूँ। सो डिप्लॉइंग नेटवर्क कंपोनेंट्स विद अ नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन टेक आवर्स इंस्टेड ऑफ मंथ्स लाइक ट्रेडिशनल नेटवर्किंग। ऑल्सो द वर्चुअलाइज सर्विसेज कैन रन ऑन लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि मेरे को उतनी सारी हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जेनेरिक सर्वर्स इंस्टेड ऑफ प्रायोरिटरी हार्डवेयर्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से अब आपको NFV और यू कैन से नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के बारे में एक आइडिया लग गया, ठीक है। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड RFID। यस, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था RFID के बारे में अपन डिटेलिंग में पढ़ेंगे। यस, बिल्कुल ठीक है। RFID का पूरा नाम है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो एक तरीके का क्या है, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। अब यार देखो, आप मॉल वगैरह जाते हो एंड वहाँ पे हर एक आइटम के पीछे एक स्कैनर होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप मैगी का पैकेट देखोगे तो पीछे कुछ ना कुछ उसका एक स्कैनर होगा। तो जो रीडर होगा या स्कैनर होगी मशीन, तो उसको स्कैन करेगी, क्या मिलेगा, उससे डिटेल मिलती है एंड समथिंग, और यू कैन से उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स रहेंगी, लाइक कितना प्राइस है। और मॉल्स में थोड़ा बहुत क्या रहता है, आपको प्रॉफिट भी मिलता है ना। अगर मार्केट में वही मैगी आप लेने जाओ तो शायद महंगी पड़ेगी 2-5 रुपये, बट मॉल में हो सकता है कि वो सस्ती पड़ जाए, या थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, उस टैग से डेटा रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। टैग में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी प्राइस वगैरह से रिलेटेड एंड दुनिया भर की रिलेटेड चीज़ें होंगी,
तो उनसे वो सारा रीड करते हैं एंड जो भी डेटाबेस है वहाँ से फिर डेटा आपको मतलब बोलेगा कि भाई इतना अमाउंट आपको पे करना है एंड ये आइटम आपका है। क्लियर है बात। तो RFID लग उतना ही आसान है, जस्ट कुछ नहीं है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। अब यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या वायर्ड होगा क्या वायरलेस होगा। मेन इंपॉर्टेंट बात है क्या तार लगे रहते हैं क्या, नहीं लगे रहते हैं, तो ये वायरलेस है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे RFID टैग्स। सो टैग्स का मतलब समझ गया, हाँ भैया समझ गया। फिर एंटीना क्या कर रहा होगा, उससे फिर क्या कर रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी है रिसीव द स्टोर्ड डेटा फ्रॉम द टैग एंड ट्रांसमिट डेटा टू द रीडर। तो RFID रीडर को आगे भेज देगा। RFID रीडर कुछ नहीं करेंगे, RFID रीडर कनेक्ट टू द एंटीना वायरलेसली एंड रिसीव डेटा फ्रॉम द RFID टैग। तो RFID टैग में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक मैगी क्या है ना, इन्फॉर्मेशन होगी कि यार इसका प्राइस इतना है, तो वो उसको रीड करेगा एंड फिर वहाँ पे कंप्यूटर डेटाबेस के अंदर जो भी स्टोर्ड होगा वो क्या कर देगा, उस हिसाब से फिर आपको बोलेगा कि यार इतना आपको पे करना पड़ेगा फॉर दैट आइटम और यू कैन से ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? यस। सो यही है RFID। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और यू कैन से RFID रेफर्स टू अ वायरलेस सिस्टम्स कंप्राइज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, एक RFID टैग एंड एक RFID रीडर्स। समटाइम्स यू कैन से कि RFID टैग रीडर और एक डेटाबेस देखने को मिलेगा, तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। तो मल्टीपल डेफिनेशंस में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, बट एट द एंड ये तीनों चीज़ें ही मिलके पूरा यहाँ पे काम कर रही होती हैं। तो RFID टैग्स के अंदर सारी डिटेलिंग रहती है, रीडर्स के अंदर टैग को किस तरीके से रीड करना है एंड उसके बाद जो डेटा आएगा फिर वो डेटाबेस के अंदर स्टोर भी होगा एंड सामने से जो भी काम हो रहा होगा वो यहाँ से हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है बात? यस। सो यहाँ पे 2 कंपोनेंट बता दो, 3 बता दो, कोई गलत नहीं है। टैग्स, रीडर्स और डेटाबेस भी बता सकते हो। द रीडर इज अ डिवाइस दैट हैज़ 1 और मोर एंटीनास, ठीक है, दैट एमिट्स रेडियो वेव्स एंड रिसीव सिग्नल बैक फ्रॉम द RFID टैग। तो जो रीडर होता है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, मेन इंपॉर्टेंट बात है, एंटीना एक तरीके का, और जो इमिट करता है रेडियो वेव्स एंड रिसीव करता है सिग्नल, कहाँ से? RFID टैग से। लाइन समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा सिंपल है, एकदम कंप्रेस वे में, एकदम प्रिसाइज डेफिनेशन है। टैग्स विच यूजेज द रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट देयर आइडेंटिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन टू नियर बाय रीडर्स। क्लियर? समझ गया। अब ये 2 तरीके के हो सकते हैं, एक है पैसिव एंड दूसरा है एक्टिव टैग्स। सो पैसिव टैग्स हमने देखो यार, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पैसिव और एक्टिव के बारे में, जहाँ पे हम वेक्टर स्केलर पढ़ रहे थे, बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, पैसिव में हमें कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो बिल्कुल सही है। पैसिव RFID टैग्स आर पावर्ड बाय द रीडर एंड डू नॉट हैव अ बैटरी। तो यहाँ पे हमें एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो क्या वो लाइन्स एकदम मैच हो रही है? बिल्कुल हो रही है। एंड एक्टिव रीडर्स क्या होते हैं, जिसमें पावर की रिक्वायरमेंट या और यू कैन से बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पावर्ड हमें चाहिए, पावर चाहिए। सो मेरे ख्याल से अब आपको इस वीडियो से RFID भी समझ में आ चुका है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है भैया NFC। NFC का नाम से ही क्लियर हो जाएगा सारा काम, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन नियर है, मतलब पास में, ऐसा नहीं कि यार एक इधर आदमी बैठा और एक कहीं और बैठा है दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी के अंदर, तो कम्युनिकेशन वो वाला नहीं है, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। यहाँ पे जो बात हो रही होगी शॉर्ट रेंज पे बात हो रही होगी, ठीक है, वायरलेस ही होगी, बिल्कुल ठीक है। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशंस बहुत सारे आपने मॉल्स में देखे होंगे, है ना, बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा होगा कि यार वहाँ पे आपका ATM कार्ड होता है, बिल्कुल डेबिट कार्ड और यू कैन से क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ पे भी आप NFC के थ्रू ही क्या कर रहे होते हो, पेमेंट्स कर रहे होते हो। तो वो क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन कुछ नहीं, एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से आप मिनिमम 4 to 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, सो टिपिकली रिक्वायरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर और लेस टू इनिशिएट अ कनेक्शन। NFCs let you share small payloads, payload mean data, of data between NFC tags and Android powered devices और between 2 Android powered devices। तो मेन बात यह है कि आप 2 या 2 से डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकते हो नियर, क्योंकि नियर फील्ड कम्युनिकेशन है एंड ये शॉर्ट रेंज के लिए डेफिनेटली, एंड इसका डिस्टेंस 4 to 5 सेंटीमीटर और उससे कम के सेंटीमीटर में ये कनेक्शन ईजिली कर लेता है। क्लियर है बात? यही भाई सिंपल वे में NFC का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम देखने वाले हैं MQTT प्रोटोकॉल्स के बारे में, एंड यहाँ से हम प्रोटोकॉल्स के बारे में और पढ़ने वाले हैं, लाइक MQTT, COAP एंड बहुत सारे प्रोटोकॉल लाइक AMQP और XMPP। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं व्हाट इज़ MQTT। सो MQTT का अगर पूरा नाम समझें तो एक तरीके का क्या है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सो इसका पूरा नाम ही यही है। M स्टैंड यहाँ पे मैसेज को कर रहा है, Q क्यूइंग को कर रहा है, एंड टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, तो MQTT यही है।
अब ये जो प्रोटोकॉल है वो फॉर मैसेज है, ठीक है, कि मैसेज कैसे जा रहा है। यस, अब आप लोगों ने नॉर्मल मैसेज देखा होगा, ठीक है, जैसे कि पब्लिश सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर के ऊपर मैसेज देखा होगा, सभी लोग इसी तरीके से मैसेज देखते होंगे। तो यहाँ पे एक पब्लिश होता है जो कि पब्लिश करेगा मैसेज, एंड सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं, जो भी उससे कनेक्ट है वो सारे मैसेज देख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रू इंजीनियर चैनल की बात करें, सो यहाँ पे आप सब क्या हो, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो जो भी मैं मैसेज को पब्लिश करूँगा सो सभी लोग वो मैसेज देख सकेंगे, ठीक है। सो MQTT इसी की तरीके से वर्क करता है। तो पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर पे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर इसका डायग्राम से मैं अगर आपको बताऊँ, सो यहाँ पे एक पब्लिशर है एंड यहाँ पे ये सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। बीच में कहीं आता है MQTT ब्रोकर्स। ये किस तरीके से वर्क करता है थोड़ी देर से समझेंगे, बट एट द एंड हम ये समझ गए कि पब्लिशर्स क्या है एंड ये सब्सक्राइबर्स क्या काम कर रहे हैं। तो पब्लिशर क्या करेगा, पब्लिश करेगा, एंड सब्सक्राइबर्स क्या करेंगे, वहाँ से सारी चीज़ें रिसीव कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, बस इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एंड जो उसका नाम से मैसेज के लिए है इम्पॉर्टेंट ये प्रोटोकॉल। सो दैट इज डेवलप्ड प्राइमरली टू कनेक्ट द बैंडविड्थ्स एंड पावर कंस्ट्रेंट डिवाइसेस ओवर वायरलेस नेटवर्क्स। क्लियर है, इट इज़ सिंपल एंड लाइट वेट प्रोटोकॉल दैट रन ओवर TCP/IP सॉकेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ कि MQTT रन कहाँ पे कर रहा होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल्स पे। तो ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। TCP/IP आप लोगों को पता होगा, यस, किस लिए यूज़ किया जाता है, रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए। यस, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने वेब सॉकेट सुना होगा, बिल्कुल भाई, सॉकेट IO वगैरह आज के टाइम पे देखा होगा, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए भी काम किए जाते हैं, ठीक है। तो वेब सॉकेट्स एंड SSL विच इज़ कॉल्ड सिक्योर सॉकेट लेयर्स, तो ये सब आप MQTT के अंदर बता सकते हो। जो कि यहाँ पे लाइन लिखी गई है कि TCP/IP के ऊपर बात हो रही होती है, MQTT तो उसी पे रन हो रहा होता है। इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, तो दो मेजर मतलब पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर, और यू कैन से पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर है। तो यही मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। आप 3 भी लिखोगे कोई गलत नहीं है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, पब्लिशर और सब्सक्राइबर बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, ब्रोकर। तो MQTT ब्रोकर्स भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पब्लिशर्स क्या कर रहे होते हैं, जो भी पब्लिशर विल पब्लिक द टॉपिक एंड उस टॉपिक को क्या कर रहा होता है, ब्रोकर के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। तो टॉपिक हो सकता है वो ब्रोकर के पास, एंड फिर उस टॉपिक से सभी क्या सब्सक्राइबर्स को मिल जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म बनता है विच इज़ कॉल्ड क्लाइंट, और दूसरा बनता है ब्रोकर। तो अगर आप पब्लिशर और सब्सक्राइबर को अलग अलग लिखोगे, ठीक है, तो ये 3 मेजर कंपोनेंट हो जाएंगे, एक पब्लिशर, एक ब्रोकर और एक सब्सक्राइबर। बट अगर आप इन दोनों को मिला दोगे, पब्लिशर और सब्सक्राइबर को, बिकॉज ये दोनों एट द एंड क्या है, MQTT के क्लाइंट्स हैं, तो एक पब्लिशर क्लाइंट है, दूसरा क्लाइंट सब्सक्राइबर बन जाता है। तो एक कंपोनेंट MQTT क्लाइंट बन गया एंड दूसरा कंपोनेंट बन गया ब्रोकर। तो इस हिसाब से 2 कंपोनेंट बन जाते हैं, जो कि यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो क्लाइंट के अंदर दोनों चीज़ें बताना, लाइक पब्लिशर और सब्सक्राइबर दोनों क्लाइंट के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो एन MQTT क्लाइंट इज एनी डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर और अ मोबाइल फोन दैट कनेक्ट टू द ब्रोकर, ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो जाता है। एंड अ क्लाइंट सेंड मैसेज इज अ पब्लिशर, पब्लिशर वो होता है जो मैसेज सेंड कर रहा होता है। अ क्लाइंट दैट रिसीव अ मैसेज इज कॉल्ड सब्सक्राइबर्स। बात समझ में आ रही है। सो यू कैन जस्ट रिलेट द सिंपल एग्जाम्पल, लाइक मैं ट्रू इंजीनियर हूँ, तो मैं पब्लिशर हूँ, मैं आप लोगों को मैसेज सेंड कर रहा हूँ, कुछ भी चीज़ एज अ वीडियो फॉर्मेट, एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट, एज अ कुछ भी फॉर्मेट में आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ या कुछ भी पढ़ा रहा हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैसेज भेज रहा हूँ, एंड उसके अगर MQTT की बात चल रही है क्योंकि ये मैसेज प्रोटोकॉल है, सो यहाँ पे मैसेजेस की बात होगी, तो पब्लिशर क्या करेगा, सेंड करेगा मैसेज, एंड सब्सक्राइबर्स क्या कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे। क्लियर है। टू रिसीव अ मैसेज द क्लाइंट मस्ट सब्सक्राइब टू द टॉपिक ऑफ दैट मैसेज। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? यस। MQTT ब्रोकर्स क्या होते हैं, काम क्या हो रहा है इनका, MQTT ब्रोकर इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक दिस डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एंड यही आर्किटेक्चर है MQTT का। द ब्रोकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पैचिंग ऑल द मैसेज बिटवीन द क्लाइंट्स। तो ब्रोकर का मेन काम यही है कि पब्लिशर और सब्सक्राइबर्स के बीच में सारा काम कर रहा होता है, एंड यही मेन रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है इस MQTT प्रोटोकॉल के अंदर। तो यही इसका आर्किटेक्चर है, एंड मेरे ख्याल से आपको MQTT प्रोटोकॉल एक ब्रीफ में आइडिया लग गया है। तो अब हम समझने वाले हैं COAP के बारे में, एंड COAP प्रोटोकॉल भी आप लोग बहुत बार सुने होंगे, जस्ट लाइक MQTT, ठीक है। अब मैं COAP समझाने से पहले MQTT का एक और वर्जन होता है विच इज़ कॉल्ड SMQTT। S स्टैंड करता है सिक्योर से, एंड बाकी MQTT की तरह ही वर्क करेगा सारी चीज़ें, बट S आगे लग जाएगा। SMQTT का सिंपल सा मतलब ये है कि सिक्योर होगा मैसेज आपका, ठीक है।
एंड वो भी पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड होगा, सारी चीज़ सेम होंगी, टीसीपी आईपी सॉकेट से यहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के ऊपर ही बात हो रही होगी। बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात है सिक्योरिटी, आप अगर यहाँ पे SMQTT के बारे में बात करोगे तो सिक्योरिटी ऐड हो जाएगी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। सो इसी का इनहैंस वर्जन है और इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है। सो अब हम बात करते हैं COAP के बारे में, ठीक है। तो COAP का पूरा नाम है कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये क्या है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है एंड ये जनरली क्लाइंट सर्वर पे बेस्ड है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। जबकि हमने जो देखा था मैसेज पिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, तो वो पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। अगर आप उसका आर्किटेक्चर डायग्राम देखोगे तो पब्लिशर और सब्सक्राइबर्स के बीच में ही बात हो रही है, जबकि यहाँ पे अगर आप COAP की बात करोगे तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर के बीच में बात होगी। बात समझ में आ रही है किस तरीके से काम हो रहा होता है। एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को समझ में ऑलरेडी आता होगा। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा टू द सर्वर एंड सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स बैक कर देगा जो भी उसकी रिक्वेस्ट थी क्लाइंट के थ्रू, ठीक है, क्लियर है, यस। अब इसके बारे में देखते हैं। सो कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज़ अ UDP बेस्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब एक डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा है कि COAP UDP बेस्ड है जबकि MQTT क्या था, TCP बेस्ड था, ठीक है, सिंपल, यस। सो दीज आर डिवाइसेस विथ लिमिटेड मेमोरी स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर, लिमिटेड बैटरी पावर एंड लो बैंडविड्थ। सो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे लो बैंडविड्थ है, यस, स्टोरेज भी इसका मिनिमम है एंड मेन इंपॉर्टेंट बात है कि लिमिटेड बैटरी पावर के लिए काम हो रहा होगा, तो COAP इसीलिए यूज़ की जाती है, ठीक है। COAP का मेन यही काम है। अब क्लाइंट सर्वर में आप लोगों ने HTTP मेथड सुनी होंगी लाइक गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये सब। तो गेट का काम क्या हो रहा है, डेटा फैच करके देगा, यस। पुट और पुट का काम क्या है भाई, उसमें अपडेट करेगा, पुट पैच, ठीक है। पोस्ट का काम क्या है, इंसर्ट करेगा, यस। एंड डिलीट का काम क्या है, डिलीट कर देगा, सिंपल। तो लाइक COAP इज़ लाइक अ लिमिटेड HTTP। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है लिमिटेड, क्योंकि HTTP एक वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, बट COAP लिमिटेड HTTP प्रोटोकॉल्स, समझ रहे हो। तो ये लाइन लिखना, COAP इज़ लाइक अ लिमिटेड HTTP डिजाइन फॉर कंस्ट्रेंट्स, मेन इंपॉर्टेंट बात है कंस्ट्रेंट्स IoT डिवाइसेस सिमिलर टू दी HTTP। इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर बेस्ड। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? सो आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर है। अब थोड़ा सा डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर डायग्राम देखते हैं MQTT और COAP के बीच में। सो MQTT में दोनों टाइप के क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे, पब्लिशर और सब्सक्राइबर्स, एंड वो कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। तो ब्रोकर यहाँ पे बीच वाला काम कर रहे होंगे, इंटरमीडिएट काम ब्रोकर्स के थ्रू हो रहा होगा इन MQTT। जबकि बात करें COAP के अंदर, जिसका पूरा नाम है कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे बात हो रही है क्लाइंट सर्वर के बीच में, ठीक है। तो क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा एंड सर्वर क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको रिस्पॉन्स बैक कर देगा। तो जस्ट एज सिंपल एज दैट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बात हो रही होगी। एंड यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, बट सारे नहीं होते, क्योंकि सारे HTTP प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड के लिए यूज़ होंगे, बट COAP के अंदर लिमिटेड HTTP प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं। सिंपल, यस भैया, सिंपल। अब जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड XMPP। XMPP जो है वो भी एक तरीके का क्या है, मैसेज प्रोटोकॉल ही है, बट यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो दैट्स वाई यू कैन से एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। यस, यहाँ पे हम प्रेजेंस भी पता कर सकते हैं कि कौन बंदा ऑनलाइन बैठा है, कौन बंदा ऑफलाइन बैठा है। जस्ट लाइक आपका इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, ठीक है, वहाँ पे आप मैसेज कर रहे होते हो, बिल्कुल ठीक है। मान लो आपने ट्रू इंजने वाले भैया को मैसेज किया, अगर आप मेरा ट्रू इंजने वाले भैया पे आपका कॉन्टैक्ट सेव है एंड आपके कॉन्टैक्ट में ट्रू इंजने वाले भैया का सेव है नंबर, सो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में देख सकते हो कि भैया कब ऑनलाइन बैठे हैं, कब नहीं बैठे हैं, ठीक है। एंड मैं भी देख सकता हूँ कि सामने वाले स्टूडेंट कब ऑनलाइन बैठा है, कब नहीं बैठा है। सो यहाँ पे प्रेजेंस जो बात हो रही होती है वो स्टेटस के ऊपर बात हो रही होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टेटस के ऊपर बात हो रही होती है, ठीक है, क्लियर है। एंड मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, मतलब यहाँ पे मैसेज दोनों तरीके से देखे जा सकते हैं, 1-to-1 मैसेज और ग्रुप मैसेज, दोनों तरीके, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल है, इज एन ओपन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन XML। XML लैंग्वेज आपने सुनी होगी, विच इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर आप खुद के टैग्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये बात है XML की। सो एज इट्स रूट XMPP इज़ अ चैट प्रोटोकॉल दैट अलाउ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ XML फ्रेगमेंट्स और यू कैन से डेटा बिटवीन टू नेटवर्क एंड पॉइंट्स इन अ नियर टू रियल टाइम। क्या बात समझ में आ रही है? यस, किसके लिए यूज़ किया जाता है? चैट के लिए। तो एक तरीके का क्या चैट प्रोटोकॉल है, और मैसेजिंग प्रोटोकॉल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमें मेन इंपॉर्टेंट बात है प्रेजेंस समझ में आ जाती है सामने वाले की।
है ना। आर्किटेक्चर ये देख सकते हो, बिल्कुल ये भी एक तरीके का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड है। सो XML है ना, क्योंकि क्लाइंट सर्वर पे ही बेस्ड होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ चुका है। एंड अगर इसकी बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट हमने ये देख लिया कि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ विच इज़ कॉल्ड प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। सो दिस इज़ द XMPP और यू कैन से एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है विच इज़ कॉल्ड AMQP। अब AMQP जो है वो एडवांस है थोड़ा, सो दैट्स व्हाई यू कैन से एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। एडवांस किस टर्म में? सिक्योरिटी के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाती है। सो एडवांस इसी टर्म में आप देखोगे, जनरली ये बैंकिंग सेक्टर्स में यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड आप लोग सारे एप्लीकेशन चला रहे होंगे जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस डेली यूज़ पे आजकल सब आप ऑनलाइन कर सकते हो, फ़ोन से कर सकते हो। तो ये सारे एप्लीकेशंस, बैंकिंग एप्लीकेशन जनरली इसी पे बेस्ड रहता है ना। एडवांस मैसेजिंग क्यूइंग प्रोटोकॉल पे इज़ एन ओपन स्टैंडर्ड फॉर passing businesses messages between the application or the organization. It connects systems, feeds businesses processes with the informations they need and reliably transmit onwards the instructions that achieve their goals. तो मेन इंपॉर्टेंट बात है ये रिलायबल है। रिलायबल मीन्स कि ये रिलायबल कम्युनिकेशन कर रहा है। एंड यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है ये भी यूज़ कर रहा होता है TCP को, ट्रांसमिशन को, है ना। TCP समझ में आ रहा है? यस। तो यहाँ पे TCP की बात हो रही होती है। TCP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रिलायबल कम्युनिकेशन है मतलब कि आपका डेटा जैसा भेजा गया सेम डेटा आपको उसी मैनर में मिलेगा, यहाँ पे डेटा चेंज नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये एडवांस है। क्यों एडवांस है? क्योंकि इसका सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। एंड एक और चीज़ ये फॉलो कर रहा होता है पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल्स को ही। तो यहाँ पे आप देखो पब्लिश सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर ही दिख रहा है आपको एट द एंड। ठीक है, क्लियर है बात। सो यहाँ पे जो बात होगी वो पब्लिशर और कंज्यूमर्स की होगी। ठीक, सिंपल लग रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट AMQP प्रोटोकॉल। तो हमने सारे प्रोटोकॉल्स कवर कर लिए एंड मैं सभी को मैं यही बोलूँगा कि इसके ऊपर और डिटेलिंग में देखने सारे पॉइंट्स और कवर करने हैं। तो इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर, ट्रू ऊंचाई के अंदर। अगर आप लोग देखोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट एंड सिंपल वे में आप लोगों को समझ में आ चुका है। सो हमने यार अभी तक सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं रिलेटेड टू IoT एंड उसके प्रोटोकॉल्स और नेटवर्किंग के बारे में। अब हम पढ़ने जो वाले हैं वो है भैया इससे रिलेटेड लास्ट यूनिट में जो है रेस्पबेरी पाई एंड आर्डिनोज वगैरह के बारे में। ठीक है, एंड इसके बाद आपको और भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। जस्ट 10-5 मिनट और रुक जाओ, एकदम एंड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात और मेरे को डिस्कस करनी है, तो वो बात भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, उससे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं अब वो है आर्डिनो। तो आर्डिनो क्या है? आर्डिनो का एक यूनो बोर्ड आता है। ठीक है, तो आप लोग ये यूनो बोर्ड देख, शायद आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। नहीं सुना है कोई बात नहीं, सुन लेंगे आज इस वीडियो से भी। ठीक है, सो आर्डिनो का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है भाई, इस पॉइंट में वो क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट्स। बट इसका एक बोर्ड आता है विच इज़ कॉल्ड आर्डिनो यूनो बोर्ड। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, लाइक यहाँ पे आप जस्ट लाइक आप लोगों ने बोर्ड्स देख रखे होंगे ना, तो सेम वही काम कर रहा होता है। ठीक है, एंड मेन इंपॉर्टेंट बात है आर्डिनो बोर्ड्स के बारे में पूछा जाता है, सो वो डेफिनेशन वाइज ये क्लियर हो जाएगी। एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज वे में मैंने डेफिनेशन लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट लिखी है। सो स्टार्ट करते हैं। सो आर्डिनो क्या है? इज़ एन ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म कैसे भाई? हार्डवेयर तो चलो हमने ये बोर्ड देख लिया, ये तो हार्डवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैसे? अभी रुको, कुछ लाइन बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आर्डिनो खुद का ही सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट बनाता है। ठीक है, जिसको IDE के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात? अभी जस्ट 5 सेकंड 10 सेकंड बाद आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होने लगेंगी आर्डिनो से रिलेटेड। सो थोड़ी देर बाद ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्डिनो इज एन ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। दिस मीन्स दैट द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ आर्डिनो बोर्ड्स and the code of its software components are freely available for anyone to study, modify and distribute। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट बात है आर्डिनो हो गया, रेस्पबेरी पाई हो गया, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं लोग। एंड इसको आप फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए, तो ईजिली स्टडी करने के लिए एंड उसमें चेंजेस करने के लिए काम आप बहुत ज़्यादा देखोगे आर्डिनो का। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहाँ पे जो दो टर्म है विच इज़ कॉल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों चीज़ें। अब एक ये लाइन लिखी गई है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कि मैं आपको डिस्कस कर रहा था, आर्डिनो कम्स विथ इट्स ओन सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। क्लियर है लाइन? अब समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं भैया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है? यस, क्योंकि खुद का ही सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट रहता है इसके पास, विच इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और यू कैन से IDE, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं।
This IDE provides a user-friendly interface for writing, compiling and uploading the code to the Arduino board. तो इसका जो मेन काम है वो यही है भाई, इस IDE का मेन काम यही है कि एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। मीन्स बहुत ज़्यादा सिंपल इंटरफेस है, मतलब हर कोई बंदा डायरेक्टली इस IDE का यूज़ कर सकता है, उसके अंदर राइट कर सकता है, कंपाइल कर सकता है एंड अपना कोड को अपलोड कर सकता है। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? यस। सो यू कैन से इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये एक तरीके का क्या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी है। तो अब मेरे ख्याल से ये जो लाइन लिखी गई है वो 101% समझ में आ गई कि आर्डिनो इज़ एन ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। क्लियर? हाँ भैया क्लियर है, ठीक है। इसका खुद का IDE है, बहुत बढ़िया। मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, तो आर्डिनो इज़ अ फिजिकल सर्किट बोर्ड दैट सर्व एज अ माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल प्रोग्रामेबल की अगर बात करी जाए सर्किट बोर्ड से रिलेटेड, तो आर्डिनो का ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ डिज़ाइन टू बी ईजिली प्रोग्रामेबल एंड कैन इंटरेक्ट विद द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो मेरे ख्याल से अब आपको आर्डिनो के ऊपर एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि आर्डिनो एक्चुअली में है क्या। ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़। ओके, तो ये मल्टीपल पोर्ट्स आप देख सकते हो भाई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सिंपल लग रहा है, बोर्ड्स बनाना नहीं पड़ेगा आपको, बस एक मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ जिसके अनुसार आप बता सकते हो कि हमने आर्डिनो बोर्ड भी देखा, आर्डिनो यूएनओ बोर्ड देखा है ट्रू इंजीनियर की इस वीडियो से, कि यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन से रटा दिया कि हार्डवेयर तो हमें पता ही नहीं चला, ये रहा भैया सॉफ्टवेयर यहाँ से पता चल गया। सो इतना ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड रेस्पबेरी पाई। यस, अब रेस्पबेरी पाई क्या है भाई? बिल्कुल ठीक है। अब देखो, आर्डिनो हो चाहे रेस्पबेरी पाई हो, अब आपको ये तो पता है कि हर एक मॉडल बनते चले जाता है। ठीक है, वर्जनिंग होती है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी होती है, हार्डवेयर में भी होती है। तो आर्डिनो यूनो बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी वर्जनिंग होती है। पहले कुछ पुराने टाइप के बोर्ड्स थे, अब वो धीरे 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 चेंज होते चले गए। ठीक है, अब आप आर्डिनो को ख़रीदना चाहो तो बहुत सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप आर्डिनो बोर्ड को ख़रीद भी सकते हो। ऐसे ही आप रेस्पबेरी पाई बोर्ड्स को भी खरीद सकते हो। अगर आप अमेजोन चलाते होंगे तो वहाँ पे आप रेस्पबेरी पाई सर्च कर लेना, तो आपको बोर्ड्स सीधे परचेस आप कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें भी क्या वर्जनिंग है। क्लियर है बात? तो बोर्ड्स हो चाहे सॉफ्टवेयर्स हो, सब में क्या होती है? वर्जनिंग होती है। ठीक है, वर्जनिंग में हर एक वर्जन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो सेम रेस्पबेरी पाई भी एक तरीके का क्या है, बॉडी टाइप का आप समझो, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही होती है। यस, अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर आप बहुत सारे पोर्ट्स देखोगे, यूएसबी एंड दुनिया भर के पोर्ट्स। तो ये सब पोर्ट्स हैं, बहुत ही बढ़िया। तो ये सब काम करती है बराबर। ठीक है, तो ये है अपना रेस्पबेरी पाई का एकदम, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सिंपल वर्ड में रेस्पबेरी पाई क्या है वो। ठीक है, तो ये सिंपल और यू कैन से सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है और कुछ नहीं। रेस्पबेरी पाई से कोई भी पूछे तो सिंपल आप ये बताओ कि एक तरीके का सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है रेस्पबेरी पाई। एंड रेस्पबेरी पाई का जो साइज़ है वो क्रेडिट कार्ड साइज़ के बराबर है, और यू कैन से इट इज़ अ सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, यू कैन से SBC है, दैट इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ ट्रेडिशनल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। सो जो अपना एक्चुअल कंप्यूटर सारे काम कर रहा होता है, सो वो सारे काम भाई ये कर सकता है। एंड इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा, जस्ट योर क्रेडिट कार्ड साइज़ और यू कैन से कार्ड के साइज़ के बराबर। ठीक है, क्लियर है। इट इंटीग्रेट द प्रोसेसर, मेमोरी एंड IO इंटरफेसेस ऑनटू अ सिंगल सर्किट बोर्ड। सो ये जो है इंटीग्रेट कर सकता है, मतलब सभी को मिला सकता है, लाइक प्रोसेसर्स, ठीक है, मेमोरीज, बिल्कुल ठीक है, एंड IO डिवाइसेस। इस सारे जो आप बोर्ड्स देखोगे, है ना, USB पोर्ट्स देखोगे सारे, तो इन बोर्ड्स के अंदर ये सारे पोर्ट्स का सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, प्रोसेसर्स को, मेमोरी को एंड IO इंटरफेसेस को विद इन अ सिंगल सर्किट बोर्ड। क्या लाइन समझ में आ चुकी है? यस भैया। सो वन ऑफ द की फीचर ऑफ रेस्पबेरी पाई इज इट्स अफोर्डेबिलिटी। यस, ये अफोर्डेबल है, सस्ता है, ज़्यादा सस्ता तो नहीं बट हाँ ठीक ठाक है, लो कॉस्ट कहेंगे इसको हम। ठीक है, सो डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट, यू कैन से रेस्पबेरी पाई इज़ अ हाईली वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, इट कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो मैंने आपको बताया था आर्डिनो यूनो बोर्ड एंड रेस्पबेरी पाई का लोग बहुत ज़्यादा यूज़ ले होते हैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए एंड लर्निंग पर्पज़ के लिए, इंक्लूडिंग डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, होम ऑटोमेशन एसेट्रा। ठीक है, सो इस सिनेरियो में आप बता सकते हो कि रेस्पबेरी पाई का यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल, रेस्पबेरी पाई टिपिकली रन्स ऑन अ वैरायटी ऑफ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है एंड ये कुछ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, क्लियर है बात। सो आज हमने ये स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पूरा वन शॉट में क्विकली रिवाइज कर दिया IoT के मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि रिमेनिंग 5th यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, लाइक बिग डेटा से रिलेटेड,
है ना। हमने बहुत सारी चीज़ें बिग डेटा की कवर कर रखी हैं, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत ही बढ़िया। सब प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा सारी वीडियोस बिग डेटास की, जो जो आपके IoT सिलेबस के अंदर है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का भी बहुत सारा पार्ट है इसी यूनिट के अंदर, 5th यूनिट के अंदर, तो वो भी मैं अटैच कर दूंगा अपनी ट्रू इंजीनियरिंग की IoT वाली प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, सो जो जो IoT से रिलेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट होगा वो भी वहीं पे अटैच हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए हो? यस। सो आई थिंक ये कंप्लीट पूरा 1 शॉट लेक्चर आपको एकदम सिंपल वे में बहुत ही सही तरीके से समझ में आ चुका होगा। एंड सभी को यार बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस के साथ। बाय।